हाँ जी। कैसे हैं आप सब? बहुत बढ़िया है सर जी, बहुत बढ़िया है हम लोग। कहाँ तक कर लिया था हमने? सर हमने पढ़ लिया था। सर आप आते ही पढ़ाने की, अरे बिल्कुल पढ़ने ही आए हो ना? हाँ सर, पढ़ने तो आए हम लोग, तो बस पढ़ाने की बातें करेंगे। आज आपका सैलरी खत्म हो जाएगा। हाँ जी सर, बहुत सुख होगा हमें कि आज सैलरी खत्म हो जाएगा। हाँ जी, होना भी चाहिए। आज आपके पांचों हेड खत्म हो जाएंगे, उसके बाद तो सिर्फ प्रोसीजरल बातें हैं। ठीक है कि क्या होगा, कैसे होगा, सेट ऑफ कैसे होगा, छोटे छोटे चैप्टर हैं निक्के निक्के से, जैसे कि क्लबिंग, सेट ऑफ, कैरी फॉरवर्ड वाला, और साथ में और क्या है, जैसे कि आपका एग्रीकल्चर इनकम, एडवांस टैक्स, टीडीएस, छोटे छोटे टॉपिक हैं, वो सब हम करेंगे। अब आपकी ज़्यादा क्लासेस नहीं बची हैं, ऐसा मान के चलिए कि ऑलमोस्ट आपका मेजर पोर्शन हो चुका है। और जो भी आपका 60 मार्क्स का जो पेपर है, उसमें से मोर देन 30 मार्क्स 50% से ज़्यादा हो चुका है, 60% के आसपास। मान के चलिए कि 40 नंबर के आसपास का काम हो चुका है। रेस्ट 20 मार्क्स जो हैं आपके, उसके लिए तैयारी हमें करनी है। हाँ जी सर, तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए आज अपनी क्लास स्टार्ट कर देते हैं और आज सैलरी का समापन करते हैं। स्टार्ट करें? हाँ जी सर, स्टार्ट कीजिए। चलिए हाय हेलो कर लीजिए जो भी लेट लतीफ़ हैं। चलिए बैठिए साहब। ठीक है, तो आइए स्टार्ट कर देते हैं अपनी क्लास। देखिएगा, हमने स्टार्ट करना है कहाँ से? मेडिकल परक्विजिट से। सर हमने पिछला यहाँ तक डिस्कस कर लिया था। ओके, तो अब हमें स्टार्ट करना है फ्रॉम मेडिकल परक्विजिट। अब आपको मेडिकल परक्विजिट मिल रहा है, मेडिकल इन द सेंस कुछ इलाज एटसेट्रा के लिए मिल रहा है। तो देखिए, मेडिकल परक्विजिट को बेसिकली दो भागों में बांटा गया है। एक आपका बांटा गया है मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया, और एक बांटा गया है आपका मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। देखिए, मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है, तो दो भागों में इसको बांटा गया है, मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया, मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। ओके, देखिएगा साहब क्या कहते हैं, एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन इंडिया की बात करते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट इन इंडिया। देखिएगा, मतलब अगर आपका इलाज इंडिया में हो रहा है या फिर अगर आपका इलाज इंडिया के बाहर भी हो रहा है, तो उसके रिगार्डिंग क्या प्रोविजन कैसे वर्क करेंगे वो हमें देखना है साहब। तो देखिएगा, कहते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर इनकर्ड और रिम्बर्स्ड। सर व्हाट यू मीन बाय रिम्बर्स्ड? देखिए मैं बताऊं, क्या होता है, दो तरीके होते हैं। एक होता है इंकर करना, यानी मैंने ही खर्चा किया, मैंने ही इंकर किया, मैंने इलाज कराया, दैट। और दूसरा तरीका होता है, अगर मैंने इलाज कराया तो मैंने अपने जेब से पैसा पेमेंट किया, तो दैट इज इंकरेंस ऑफ एक्सपेंडिचर। ठीक है, अगर मैं बात करूं रिम्बर्समेंट की, तो व्हाट डू यू मीन बाय रिम्बर्समेंट? मैंने खर्चा किया और किसी ने मुझे वो पैसा वापस दे दिया। मैंने कोई खर्चा किया और वो एक्सपेंडिचर का पेमेंट मुझे वापस कर दिया गया, दैट इज रीइंबर्समेंट। बात समझ में आती है? तो अगर आपने कोई एक्सपेंडिचर इंकर किया है, इट मींस आपने ओरिजिनली उसको पे किया है। ठीक है, और रिम्बर्समेंट मतलब आपने ओरिजिनली पे किया है लेकिन आपको किसी ने वापस कर दिया है, और इंकरेंस मतलब आपको किसी ने वापस नहीं किया है। बात समझ में आती है? ओके सर, तो ये डिफरेंस है इनकरेंस और रीइंबर्समेंट का। आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया यानी आपने ही एक्सपेंडिचर किया, आपको कोई पैसा वापस नहीं करता है। रीइंबर्समेंट मतलब कि आपको पैसा किसी दूसरे पर्सन ने वापस कर दिया जो आपकी जेब से लगा था इनिशियली। बात समझ में आती है? दैट इज, फॉर एग्जांपल, आप जब आर्टिकलशिप में जाओगे तो क्या होता है, कई बार आपको ऑडिट पे भेजा जाता है। जरूरी नहीं है आपको सीए साहब हमेशा पैसा दे के भेजें। वो क्या करते हैं, कई बार कहते हैं कि जाओ तुम चले जाओ ऑडिट पे, और जो भी खर्चा वर्चा होगा वो आके हमसे ले लेना। ठीक है, तो आप क्या करते हो, ऑडिट पे आप चले जाते हो, जो भी आपका टैक्सी का किराया, डेली अलाउंस यानी कि खाने पीने का जो भी खर्चा हुआ है आपका, वो सब चीज़ें आप वापस आके ऑडिट से वापस आते हो, रिम्बर्समेंट क्लेम कर लेते हो, सर मेरा इतना खर्चा आया मुझे वापस दे दीजिए। ठीक है, तो दैट इज रीइंबर्समेंट। बात समझ में आती है? तो देखिए, एक्सपेंडिचर इंकर्ड और reimbursed on any medical treatment provided to an एम्प्लॉय। ठीक है, और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली, उसकी फैमिली के किसी मेंबर को, किसको, एम्प्लॉय को या फिर उसके फैमिली मेंबर को, इज फुल्ली एग्जेम्प्ट, वो पूरी तरीके से एग्जेम्प्ट होगा साहब, विदाउट एनी लिमिट, फॉर ट्रीटमेंट इन एनी हॉस्पिटल और डिस्पेंसरी मेंटेन्ड बाय whom, कहते हैं एम्प्लॉयर, गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी। दूसरा, एनी हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अदर एम्प्लॉय। ठीक है, अगली बात कहते हैं हॉस्पिटल्स approved for treatment of specified disease given under section 80 DDB only for the treatment of specified disease. Sir, what do you mean by this all? ठीक है, सुनिएगा मैं बताता हूं आपको। देखिए क्या कह रहे हैं, मेरी बात सुनिएगा। कहते हैं साहब, देखिए मेडिकल परक्विजिट, मेडिकल का बेनिफिट है, कैसे है सुनिएगा ध्यान से। कह रहे हैं
कि अगर एक्सपेंडिचर किया है, किसने किया है, एक्सपेंडिचर किसने किया है सर, मेडिकल पे एक्सपेंडिचर किसने किया है, ये बताओ। एम्प्लॉय की सेहत खराब हो जाती है तो एम्प्लॉय को मतलब वो सेहत ठीक कराने की जिम्मेदारी किसकी, एम्प्लॉय की। बट एम्प्लॉयर ने खर्चा इंकर किया है, किस लिए किया है, मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ एम्प्लॉय के या फिर एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर्स के लिए, ठीक है। एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर या और एम्प्लॉय के बीमार पड़ने पर उसके मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा किसने इंकर किया है, एम्प्लॉयर ने किया है। दूसरी बात लिखा हुआ है रीइंबर्स्ड, खर्चा तो ओरिजिनली एम्प्लॉय ने किया, लेकिन जो खर्चा उसको लगा है वो खर्चा वापस कर दिया किसने, एम्प्लॉयर ने। एम्प्लॉयर ने उसको पेमेंट वापस कर दी कि साहब तुम बीमार पड़ गए थे, तुम्हारे इलाज में इतना खर्चा लगा, वो मुझसे ले लो, तो दैट इज रीइंबर्समेंट। बात समझ में आती है। तो एक्सपेंडिचर इंकर्ड यानी ओरिजिनली आप बीमार पड़े और ओरिजिनली पेमेंट किसने की, एम्प्लॉयर ने की, ठीक है। या फिर पेमेंट आपने अपने इलाज में खुद की और एम्प्लॉयर ने उसको वापस कर दिया। तो ये बताओ एक तरह का बेनिफिट है कि नहीं है, बात बताओ। आपकी तबीयत खराब होने पे एम्प्लॉयर आपका इलाज करा रहा है, दैट इज अ बेनिफिट, हाँ जी सर। या फिर आपका खर्चा तो हुआ लेकिन एम्प्लॉयर ने उस पैसे को रीइंबर्स कर दिया, वापस कर दिया, दैट इज आल्सो बेनिफिट। तो कहते हैं उसको टैक्सेबल कर लेंगे, लेकिन मेडिकल ट्रीटमेंट है उसमें उन्होंने बोला कि अगर ये एम्प्लॉय का है, ऐसे तो बेनिफिट आपका टैक्सेबल होता है ना, लेकिन कहते हैं मेडिकल ट्रीटमेंट के बारे में स्पेशल प्रोविजन क्या कहते हैं कि एम्प्लॉय की तबीयत खराब होने पे एम्प्लॉयर ने पैसा अगर खर्चा किया है या फिर रिम्बर्स किया है, या फिर एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर की तबीयत खराब होने पे एम्प्लॉयर ने पैसा रिम्बर्स किया है या फिर ओरिजिनली ही इंकर किया है, तो उस केस में वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा विदाउट एनी लिमिट, बिना किसी शर्त के, बिना किसी लिमिट के पूरी तरह से एग्जेम्प्ट होगा। अगर 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 प्रोवाइडेड दैट कि वो ट्रीटमेंट कहाँ हुआ हो, ट्रीटमेंट किसी हॉस्पिटल में या ऐसी डिस्पेंसरी में हुआ हो जो हॉस्पिटल या डिस्पेंसरी एम्प्लॉयर मेंटेन करता है, यानी एम्प्लॉयर का ही हॉस्पिटल है, एम्प्लॉयर का ही डिस्पेंसरी है, उसमें अगर एम्प्लॉय की ट्रीटमेंट हुई या उसके किसी फैमिली मेंबर की ट्रीटमेंट हुई तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। अच्छा, गवर्नमेंट के किसी सरकारी अस्पताल में या सरकारी डिस्पेंसरी में अगर ट्रीटमेंट होती है एम्प्लॉय की या फिर उसके फैमिली मेंबर की, और उस मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो खर्चा आया वो किसने पे कर दिया, वो पेमेंट कर दिया किसने, वो पेमेंट किया साहब एम्प्लॉयर ने, या फिर रिम्बर्समेंट कर दिया एम्प्लॉयर ने, तो कहते हैं कि वो जो पेमेंट किया गया है वो पेमेंट आपके लिए बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए, लेकिन उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। सिमिलरली अगर किसी लोकल अथॉरिटी का हॉस्पिटल है, यानी म्युनिसिपैलिटी जो नगर निगम हुआ करती है आपके यहाँ पे, ठीक है, तो दैट इज म्युनिसिपैलिटी। कहते हैं जो म्युनिसिपैलिटी का हॉस्पिटल है अगर वहां पे ट्रीटमेंट कराया गया है एम्प्लॉय का या फिर उसके फैमिली मेंबर का, तो और उस पर अगर एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने किया या फिर रिम्बर्समेंट किया तो वो भी फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। सिमिलरली कोई ऐसा हॉस्पिटल जो कि सरकारी तो नहीं है लेकिन हाँ वो अप्रूव्ड है बाय गवर्नमेंट ने उसको मान्यता दे रखी है, किस लिए, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय एंड अदर एम्प्लॉय, ऐसे एम्प्लॉय के लिए। फॉर एग्जांपल आपके आसपास बहुत सारे हॉस्पिटल्स होंगे जो प्राइवेट होंगे, ठीक है, उस पर आप जाओगे तो वहां लिखा होगा माफी चाहूंगा CGHS लिखा होगा, हाँ सर CGHS लिखा रहता है। CGHS का मतलब क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम, ठीक है ना, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम ये लिखा होता है। तो ये क्या होता है, कई जगह सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज को, ये गवर्नमेंट अप्रूव्ड हॉस्पिटल्स होते हैं, कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं अपने एरिया का एग्जांपल, मैं ऐसा कोई हॉस्पिटल नहीं बता सकता जो सब बच्चे कनेक्ट कर सकें, लेकिन मैं बताता हूँ दिल्ली में एक हॉस्पिटल है, आप गूगल कर सकते हो, जीवन अनमोल, ठीक है, जीवन अनमोल हॉस्पिटल है, ठीक है, ऐसा, ठीक है, मुझे हो सकता है नाम भी गलत हो गया हो, लेकिन ठीक है, ये हॉस्पिटल है, सच में है, मयूर विहार में है, फेज 1 में। तो सुनिएगा, कहते हैं जीवन अनमोल हॉस्पिटल है वहां पर, तो वो ना आपका अप्रूव्ड हॉस्पिटल है गवर्नमेंट के द्वारा, वो है वैसे प्राइवेट हॉस्पिटल बट वो गवर्नमेंट अप्रूव्ड है, और वहां पे गवर्नमेंट एम्प्लॉय की ट्रीटमेंट सस्ते में की जाती है। तो ऐसे हॉस्पिटल में अगर आपने ट्रीटमेंट कराई है और उसका खर्चा एम्प्लॉयर ने अगर पे कर दिया है या फिर रिइंबर्स कर दिया है, आपने ही खर्चा किया और उन्होंने वापस कर दिया, एम्प्लॉयर ने वापस कर दिया, तो वो जो बेनिफिट आपको मिला वो आपके लिए एग्जेम्प्ट हुआ करेगा। ओके सर, आगे देखिएगा, कहते हैं इसके अलावा हॉस्पिटल्स अप्रूव्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज गिवन अंडर सेक्शन 80 DDB ओनली फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, या फिर मान लीजिए एम्प्लॉय को, ध्यान से सुनिएगा, एम्प्लॉय को या फिर उसके किसी फैमिली मेंबर को क्या हो जाती है, स्पेसिफाइड डिजीज। सर स्पेसिफाइड डिजीज आपने बताया था, खतरनाक बीमारियां, हाँ, जैसे कि कैंसर, हाँ, जैसे कि एड्स, हाँ सर, जैसे कि TB,
हाँ, तो ये जो जानलेवा बीमारियां हैं, खास बहुत हैवी हैवी बीमारियां हैं, तो ये बीमारियों को नोटिफाई कर रखा है गवर्नमेंट ने। बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको नोटिफाई कर रखा है। तो कहते हैं वो बीमारी अगर हो जाती है किसको, एम्प्लॉय को या फिर एम्प्लॉय के किसी फैमिली मेंबर को, उसका ट्रीटमेंट कराया जा रहा है। कहाँ कराया जा रहा है, कहाँ कराया जा रहा है? एक ऐसे हॉस्पिटल में, एक ऐसे हॉस्पिटल में जो कि अप्रूव्ड है, जो कि अप्रूव्ड है गवर्नमेंट के द्वारा। किस लिए? ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज के लिए। उस हॉस्पिटल में पर्टिकुलरली होता ही क्या है? ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज। उस स्पेसिफाइड डिजीज का ही ट्रीटमेंट होता है, ठीक है। ऐसे हॉस्पिटल में अगर आप कराते हो और आपको भी क्या हुआ है, स्पेसिफाइड डिजीज, मान लो एम्प्लॉय को या फिर उसके फैमिली मेंबर को स्पेसिफाइड डिजीज हो जाता है, तो वो अपना इलाज कहाँ कराए? ऐसे हॉस्पिटल में कराए जो स्पेसिफाइड डिजीज के इलाज के लिए अप्रूव्ड है, ठीक है। तो ऐसी जगह पर कराता है, तो उसके रिलेशन में अगर एम्प्लॉयर कोई खर्चा करता है या रिम्बर्समेंट कर देता है, एम्प्लॉय ने किया, उस पैसे को एम्प्लॉयर ने वापस कर दिया, ठीक है, रिम्बर्स कर दिया, तो फिर वो पैसा जो आपको मिला वो आपके लिए बेनिफिट तो है, बट आपके लिए टैक्सेबल अंडर हेड सैलरी नहीं होगा, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाया करेगा। ओके सर, बात हमें समझ में आ जाती है। सर ये लास्ट वाला जो था ना, अप्रूव्ड फॉर स्पेसिफाइड डिजीज, का एग्जांपल दीजिए। अरे बहुत सारा है, बहुत सारा है। बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। जैसे मैं अपने एरिया का एग्जांपल लूँ तो आई लिव इन गोरखपुर, ठीक है, गोरखपुर उत्तर प्रदेश। मेरे यहाँ पर 2-3 कैंसर हॉस्पिटल हैं। जैसे कि मेरे घर के पास ही है हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल, हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल। इसी तरीके से करके बहुत सारे कैंसर हॉस्पिटल होंगे, आप लोग के आजू बाजू लोकेलिटी में भी होंगे। तो जैसे कि कैंसर हॉस्पिटल है, वो स्पेसिफिकली वो ये कैंसर जो बीमारी है, कैंसर को स्पेसिफाई भी कर रखा गया है TDDB में। और ये जो अस्पताल है वो इसी बीमारी के इलाज के लिए स्पेसिफिकली है, और उसको अप्रूवल भी मिल रखी है सेंट्रल गवर्नमेंट। बात समझ में आती है? हाँ सर। तो अगर मान लीजिए एम्प्लॉय को या फिर उसके फादर या फिर कोई भी फैमिली मेंबर को अगर कोई ऐसी बीमारी हो जाती है, मान लीजिए कैंसर हो जाता है, भगवान ना करे, बट मान लीजिए अगर कैंसर हो जाता है और उसका इलाज वो ऐसे हॉस्पिटल में कराता है, फॉर एग्जांपल हनुमान प्रसाद पोद्दार कैंसर हॉस्पिटल में अगर इलाज कराता है, तो उसके रिलेशन में अगर उसकी जेब से खर्चा हुआ और वो पैसा एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स कर दिया, या फिर एम्प्लॉयर ने कहा यार तुम्हारे बाबूजी हमारे बाबूजी मैं ही इनका इलाज कराऊंगा, तो एम्प्लॉयर जो भी खर्चा कर रहा है उनके इलाज पे वो पूरा पूरा एग्जेम्प्ट हुआ करेगा। बात समझ में आती है क्या? तो ये चीज हमने पढ़ा। क्या हमने ये पढ़ा कि देखिए भैया, अगर मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है इंडिया में, तो अगर एम्प्लॉयर ने एक्सपेंडिचर इंकर किया या फिर किया तो एम्प्लॉयर ने उस पैसे को वापस कर दिया। किस चीज पे पैसा एक्सपेंडिचर किया गया है? तो मेडिकल ट्रीटमेंट पे किया गया है। मेडिकल ट्रीटमेंट किसका? मेडिकल ट्रीटमेंट एम्प्लॉय का या फिर उसके फैमिली मेंबर का। सर व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली? मैंने कहा अभी देखेंगे, ठीक है। तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हुआ करेगा विदाउट एनी लिमिट, प्रोवाइडेड दैट वो जो ट्रीटमेंट है वो कहाँ हुआ हो, एक ऐसे हॉस्पिटल में या डिस्पेंसरी में हुआ हो जो एम्प्लॉयर द्वारा ही मेंटेन्ड हो, यानी एम्प्लॉयर का ही हॉस्पिटल हो, या फिर गवर्नमेंट का हॉस्पिटल हो, या फिर लोकल अथॉरिटी का हॉस्पिटल हो, यानी सरकारी अस्पताल हो, या फिर कहते हैं कोई ऐसा हॉस्पिटल हो जो गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है। गवर्नमेंट के द्वारा अप्रूव्ड है किस बात के लिए? ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। मतलब जैसे कि मैंने बताया CGHS स्कीम होती है, CGHS स्कीम होती है, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम। उसके तहत प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी अप्रूव्ड हो जाते हैं कि भैया वहां पे सरकारी एम्प्लॉय सस्ते में अपना इलाज करा सकते हैं। बात समझ में आती है? तो ऐसे हॉस्पिटल में अगर आपने अपना इलाज कराया तो वो भी एग्जेम्प्ट है। अच्छा साहब, इसके अलावा अगर आपने किसी ऐसे हॉस्पिटल में कराया जो कि अप्रूव्ड है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, और सिर्फ ऐसे में ऐसा नहीं कि आपको जुकाम हुआ तो आप कैंसर हॉस्पिटल में इलाज करा रहे हो, नहीं, जुकाम के लिए नहीं, और ट्रीटमेंट भी किस चीज का है? स्पेसिफाइड डिजीज का ही है। तो ऐसे जगह पे आपने अगर अपना इलाज कराया है तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हुआ करता है। अब यहाँ पे एक चीज जानने वाली है, बात समझ में आया? ये 5 एकदम एग्जॉस्टिव लिस्ट है, एक भी एक्स्ट्रा नहीं, एकदम फूक फूक के पढ़ना है। एम्प्लॉयर का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट का हॉस्पिटल, लोकल अथॉरिटी का हॉस्पिटल, गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, और गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफाइड डिजीज, और हुआ भी क्या है? स्पेसिफाइड डिजीज। तो ये 5 केस हैं। यहाँ पे अगर ट्रीटमेंट एम्प्लॉयर ने कराया या फिर आपने कराया और एम्प्लॉयर ने उसको रिम्बर्स कर दिया, तो फिर आपका जो भी अमाउंट आपको एम्प्लॉयर से मिला है वो यूं तो बेनिफिट है, बट आपके लिए टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, फुल्ली एग्जेम्प्ट हुआ करेगा। ओके, आगे देखिए सर, कहते हैं क्या? हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, HIP, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एक्सीडेंटल इंश्योरेंस प्रीमियम भी बोलते हैं इसको, इंकर्ड और रिम्बर्स्ड फॉर इंश्योरेंस ऑन द हेल्थ, इंश्योरेंस ऑफ द हेल्थ ऑफ द एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली इज फुल्ली एग्जेम्प्ट विदाउट लिमिट वेदर पेड इन कैश और थ्रू चेक। है सर, मुझे ऐसा ना पढ़ा सा लग रहा है। मैंने कहा हाँ, आपको मैंने एक सेक्शन पढ़ाया था, सेक्शन 36। हाँ सर, पढ़ाया था आपने सेक्शन 36। वहां पे एक बात आई थी, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ एम्प्लॉय
एम्प्लॉय के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम के बारे में हमने पढ़ा था, हाँ सर हमने पढ़ा था। देखिए मैं बताता हूँ आपको, वहां लिखा हुआ था कि मस्ट नॉट बी पेड इन कैश, यानी अगर ये कैश में मस्ट नॉट बी पेड इन कैश, कैश में पेमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर कैश में पेमेंट हो गई तो फिर आपको उसकी डिडक्शन नहीं मिलती थी। कहाँ? पीजीबीपी में पढ़ा था सर, ये सेक्शन 36 पीजीबीपी में था। ओके, तो पीजीबीपी में ऐसा लिखा था कि अगर हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम है उसको आपने कैश में पे कर दिया, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम ऑफ किसका? एम्प्लॉई का। एम्प्लॉई के हेल्थ के लिए आपने इंश्योरेंस करा रखा है, किसने? एम्प्लॉयर ने। तो उसने अगर पेमेंट की है और उसने कैश में पेमेंट की है तो डिडक्शन नहीं मिला करती थी। लेकिन यहां पर लिखा हुआ है कि भैया देखिए, अगर एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए, एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए, एम्प्लॉय के हेल्थ के लिए या फिर एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर वालों के हेल्थ के लिए अगर HIP हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम किसने पे कर दिया है? एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है, या फिर एम्प्लॉय ने पे किया और एम्प्लॉयर ने उस पैसे को रिम्बर्स कर दिया, तो वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे वो कैश में पे हो चाहे वो कैश में पे ना हो, चाहे वो कैश में पे हो चाहे वो चेक से पे हो, उससे लेना देना नहीं है। एम्प्लॉय के लिए किसी भी सूरत में टैक्सेबल नहीं होगा। अच्छा सर, यानी अगर एम्प्लॉयर ने, एक तरह का बेनिफिट है भाई, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे करना किसकी जिम्मेदारी? सर वो तो जिम्मेदारी एम्प्लॉय की है, लेकिन किसने पे कर दिया? एम्प्लॉयर ने। तो ये एक बेनिफिट है, आपका खर्चा किसी और ने कर दिया तो एक बेनिफिट है, लेकिन उस बेनिफिट को आपके लिए टैक्सेबल नहीं करेंगे, क्योंकि हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम चाहे आप कैश में पे करो चाहे अदरवाइज देन कैश में पे करो, आपके लिए ये हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम आपके लिए डिडक्टेबल, सॉरी आपके लिए टैक्सेबल नहीं होगा, जो एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पर पे कर दिया है। हाँ, अगर एम्प्लॉयर ने कैश में पे किया होगा तो उसको उसकी डिडक्शन नहीं मिल पाएगी, लेकिन एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉयर ने अगर कैश में पे कर दिया होगा तो उसको पीजीबीपी हेड में उसकी डिडक्शन नहीं मिल पाएगी, उसको डिसअलाउ कर देंगे। लेकिन हाँ, एम्प्लॉय के लिए वो टैक्सेबल नहीं किया जाएगा, भले कैश में पेड है, ठीक है। और अगर चेक में पे किया होगा तो वेरी गुड, तब तो एम्प्लॉयर को डिडक्शन भी मिलेगी पीजीबीपी में और एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल भी नहीं होगा। ओके सर, हमें बात समझ में आती है। तो दो खर्चे उन्होंने बताया, पहला मेडिकल ट्रीटमेंट कहाँ हो रहा है? अभी इंडिया में हो रहा है, ठीक है। तो कहाँ पे कराया? मेडिकल ट्रीटमेंट पे खर्चा आया तो एक्सपेंडिचर इंकर किसने किया? एम्प्लॉयर ने किया, या फिर रिम्बर्समेंट कर दिया, एम्प्लॉय ने खर्चा किया और एम्प्लॉयर ने रिम्बर्समेंट कर दिया, ठीक है। वो मेडिकल ट्रीटमेंट का खर्चा एम्प्लॉयर ने रिम्बर्स कर दिया या फिर उन्होंने ओरिजिनली ही इंकर किया। और अगर वो ट्रीटमेंट कहाँ कराया जा रहा है? अगर वो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट हॉस्पिटल में और एम्प्लॉयर द्वारा मेंटेन्ड हॉस्पिटल में ही, या फिर लोकल अथॉरिटी द्वारा मेंटेन हॉस्पिटल में, या फिर कोई ऐसे गवर्नमेंट मतलब ऐसे हॉस्पिटल में जो प्राइवेट है, ऑल्दो वो अप्रूव्ड हॉस्पिटल है, लेकिन वो क्या है? अप्रूव्ड हॉस्पिटल है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। और अगली बात क्या लिखा हुआ है कि हॉस्पिटल, ऐसा हॉस्पिटल जो कि स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए अप्रूव्ड है और आपको भी क्या कराना है? स्पेसिफाइड डिजीज का ट्रीटमेंट ही कराना है। तो ऐसी जगह आपने कराया है, किसने कराया है? एम्प्लॉय ने या फिर उसके फैमिली मेंबर ने। तो फिर इस पे जो भी खर्चा एम्प्लॉयर ने आपके बिहाफ पर किया है वो आपके लिए बेनिफिट तो है बट टैक्सेबल नहीं करेंगे। दूसरी बात, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एम्प्लॉय के हेल्थ पे इंश्योरेंस, एम्प्लॉय के हेल्थ का इंश्योरेंस कराया उस पे प्रीमियम, या फिर एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर के हेल्थ पे इंश्योरेंस कराया उसका प्रीमियम। दोनों का प्रीमियम अगर कौन पे कर रहा है? एम्प्लॉयर पे कर रहा है या रिम्बर्स कर रहा है, तो वो टैक्सेबल नहीं होगा। वो टैक्सेबल नहीं होगा। किसके लिए टैक्सेबल नहीं होगा? एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे वो कैश में पे हो चाहे वो चेक के थ्रू पे हो, उससे लेना देना नहीं है। ओके, अभी हमारे यहाँ पे बची हुई है क्या? फैमिली की डेफिनेशन। व्हाट डू यू मीन बाय फैमिली, वो अभी हमें देखना है। अच्छा, अब आ जाइए, क्या कहते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया। अब आपको इंडिया के बाहर ले चलते हैं। अब मेडिकल ट्रीटमेंट हो रही है इंडिया के बाहर, ठीक है, इंडिया के बाहर हो रही है। तो कह रहे हैं मेडिकल एक्सपेंस का क्या होगा? मेडिकल एक्सपेंस यानी विदेश में अब ट्रीटमेंट हो रही है। सपोज कीजिए अमेरिका में, यूएस में ट्रीटमेंट हो रही है, यूएस में ट्रीटमेंट हो रही है, यूएस में मेरे को इलाज कराने में जो खर्च हुआ यानी मेडिकल एक्सपेंडिचर, मेडिकल एक्सपेंडिचर की बात करूं अगर मैं, और वो मेडिकल एक्सपेंडिचर किसने पे कर दिया? एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। मेडिकल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, ठीक है। किसके किसके हेल्थ का ट्रीटमेंट हो रहा है? एम्प्लॉय के या फिर उसके फैमिली मेंबर के, उनके हेल्थ का ट्रीटमेंट हो रहा है और उस पे आने वाला खर्चा, अमेरिका में ट्रीटमेंट हो रहा है, जितना भी डॉलर खर्चा आया वो किसने पे कर दिया? एम्प्लॉयर ने खर्चा पे कर दिया। तो वो कहते हैं वो एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होगा टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। जितना आरबीआई अलाउ करती है उस हद तक एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल नहीं होगा। उसके ऊपर का बैलेंस जो होगा वो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट माना जाएगा और डेफिनेटली टैक्सेबल कर दिया जाएगा। क्या कहते हैं? मेडिकल ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया, यूएस में ट्रीटमेंट हो रही है। आप चीजों को समझो, उसके भावनाओं को समझो, कहाँ हो रहा है, अपना दिमाग जाना चाहिए। आपको लगना चाहिए हाँ अब ये भर्ती कौन है, एक आपको अस्पताल दिखना चाहिए, हाई फाई अस्पताल दिखना चाहिए, उसमें एक एम्प्लॉय भर्ती दिखना चाहिए आपको, और
वहाँ पे अंग्रेज डॉक्टर दिखने चाहिए आपको, बात समझ में आ रही है। तो वो चीज़ है, क्या कह रहे हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आउटसाइड इंडिया कराया गया है और उसकी पेमेंट अगर एम्प्लॉयर ने की है एम्प्लॉय के बिहाफ पर, तो फिर वो कहते हैं वो एम्प्लॉय के लिए टैक्स फ्री होगा। कितने हद तक, टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। सिमिलरली एक्सपेंस ऑन स्टे अब्रॉड, अब बाहर गए हो तो वहाँ रहने का खर्चा आ जाता है। अच्छा सर कैसे रहने का खर्चा आ जाएगा, हम तो अस्पताल में रहेंगे, जो भी पर्सन रहेगा वो अस्पताल में रहेगा। अरे उसका अटेंडेंट रहेगा कि नहीं, क्या ऐसे ही मरीज चला जाएगा कि मेरा इलाज कर दो, लेट जाएगा जाके, हैं? नहीं, कोई अटेंडेंट होगा, हाँ सर अटेंडेंट होगा, तो उसका स्टे का खर्चा आएगा। तो देखिएगा, एक्सपेंस ऑन स्टे अब्रॉड ऑफ एम्प्लॉय और एनी मेंबर ऑफ हिज फैमिली फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट, ठीक है। तो जो पेशेंट है उसके स्टे का खर्चा, जरूरी नहीं है भाई जैसे यहाँ पीजीआई है या फिर और भी एम्स है, तो वहां पे ऐसा नहीं कि आप तुरंत गए आपका इलाज चालू, नहीं, नंबर लगाना पड़ता है, कई कई दिन बाद नंबर आते हैं। तो सिमिलरली विदेश में भी ऐसा हो सकता है ना, फॉरेन में भी तो ऐसा हो सकता है कि कई दिन बाद नंबर आए। तो फिर मान लीजिए आपका नंबर 10 दिन बाद है, तो 10 दिन तो आपको कहीं रहना पड़ेगा विदेश में, तो कहते हैं हाँ, तो वहां पे स्टे करने का खर्चा आएगा कि नहीं, मरीज का भी आ सकता है और उसके अटेंडेंट का भी आ सकता है। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एम्प्लॉय खुद या एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट होना है, एम्प्लॉय का या फिर किसी फैमिली मेंबर का ट्रीटमेंट होना है, तो उसकी बात भी कर ली। तो कहते हैं उसके खुद के रहने का खर्चा, स्टे अब्रॉड, उसके खुद के रहने का खर्चा, स्टे अब्रॉड करने का जो एक्सपेंस आया वो, और विच वन अटेंडेंट हु अकम्पनीज द पेशेंट, और इसके साथ साथ एक अटेंडेंट भी अलाउड है, एक अटेंडेंट का खर्चा भी आपको अलाउड है। इट मींस आप जो पेशेंट है वो तो है ही है, उसके रहने का खर्चा और उसके अकम्पनी किया हुआ जो एक पर्सन है, एक अटेंडेंट जो उसका है, उसका भी स्टे का खर्चा, विदेश में स्टे का खर्चा, वो भी उस हद तक एग्जेम्प्ट है। वो भी कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो आपके लिए बेनिफिट है, यूं तो टैक्सेबल होना चाहिए बट एग्जेम्प्ट होगा टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। ओके सर, टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई कहने का मतलब क्या, देखिएगा कहते क्या है, कह रहे हैं कि जो पेशेंट है उसको बाहर रहना पड़ेगा, स्टे करना पड़ेगा, उसके स्टे पे आने वाला एक्सपेंस, ठीक है, उसके स्टे पे आने वाला एक्सपेंस किसके, पेशेंट के, और एक पर्सन, एक अटेंडेंट जो कि अकंपनी करता है पेशेंट को, ठीक है, उसके भी स्टे का एक्सपेंस, उसके भी स्टे का एक्सपेंस किसने बोर्न किया है, मतलब किसने इंकर किया या फिर रिम्बर्समेंट मिला है, किसने किया है, एम्प्लॉयर ने किया है। तो यूं तो ये बेनिफिट है आपको, तो टैक्सेबल होना चाहिए, बट वो टैक्सेबल नहीं होगा टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई, जिस हद तक आरबीआई ने उसको अलाउ कर रखा है। ओके सर, आगे देखिएगा। उसके बाद कहते हैं क्या, ट्रेवलिंग एक्सपेंस क्या होगा, यहां से विदेश जाना और विदेश से वापस आना, यहां से विदेश उड़कर जाना और उड़ के वापस आना, उसके खर्चे का क्या करें। तो कहते हैं देखिएगा, ट्रेवलिंग एक्सपेंस फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाएगा अगर जीटीआई डज नॉट एक्सीड, अगर जीटीआई 2 लाख से ज्यादा नहीं, अच्छा 2 लाख बोल दिया, पढ़ाया नहीं हाँ, तो देखिएगा अगर जीटीआई 2 लाख से ज्यादा नहीं है, अगर जीटीआई आपकी 2 लाख रुपए तक है, ग्रॉस टोटल इनकम आपकी 2 लाख रुपए तक है, तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस पूरे आपके एग्जेम्प्ट कर दिए जाएंगे। अच्छा साहब, और एक्सक्लूडिंग सच ट्रेवल एक्सपेंस बट आफ्टर, अच्छा उसमें देखो जब 2 लाख के जीटीआई ले रहे हैं तो क्या करेंगे, ट्रेवलिंग एक्सपेंस को शामिल नहीं करेंगे, क्योंकि ट्रेवलिंग एक्सपेंस की तो वैल्यू करनी है हमें, ट्रेवलिंग एक्सपेंस जोड़े कि ना जोड़े यही तो सोच रहे हैं, ठीक है। तो ट्रेवलिंग एक्सपेंस को छोड़ दो, लेकिन हाँ आफ्टर इंक्लूडिंग, लेकिन सब कुछ इंक्लूड करेंगे क्या, टैक्सेबल मेडिकल एंड बोर्डिंग, बात समझ में आ रही है, मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपको पता है, जो पेशेंट है उसके इलाज पे जो खर्चा आया, तो टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई उतना ही छोड़ते हैं, उसके ऊपर का टैक्सेबल कर देते हैं, तो वो टैक्सेबल पोर्शन भी ले लेंगे। अच्छा, जो भी पेशेंट है जिसका इलाज चल रहा है बाहर, उसके रहने का और उसके साथ एक अटेंडेंट के रहने का खर्चा भी कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो यूं तो ये आपको बेनिफिट है वो टैक्सेबल होना चाहिए एम्प्लॉयर के लिए, सॉरी एम्प्लॉय के लिए, लेकिन वो भी टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई एग्जेम्प्ट होता है और उसके ऊपर का जो बैलेंस होता है वही टैक्सेबल होता है। हाँ सर, वही टैक्सेबल होता है। तो बस वही चीज कह रहे हैं कि मेडिकल का देखिएगा, मेडिकल ट्रीटमेंट पे जो टैक्सेबल पोर्शन रहेगा, यानी आरबीआई ने जितना परमिशन दिया है उससे ऊपर का खर्चा टैक्सेबल होता है, हाँ वो वाला, और बोर्डिंग पे भी, यानी वहां बाहर स्टे करने पे, स्टे जो कर रहे हैं वो भी टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई उतना ही एग्जेम्प्ट होता है, उसके ऊपर का टैक्सेबल होता है, तो वो टैक्सेबल पोर्शन जो होगा वो शामिल किया जाएगा। अच्छा, उसके बाद जीटीआई देखेगा, हाँ ट्रेवल एक्सपेंस शामिल नहीं किया जाएगा, क्योंकि ट्रेवल एक्सपेंस जोड़े कि ना जोड़े यही तो सोच रहे हैं, ठीक है, तो ये शामिल नहीं करेंगे, लेकिन हाँ अदर मेडिकल जो ट्रीटमेंट के वो चीजें हैं वो हम आपका कंसीडर कर लेंगे, बात समझ में आ रही है, अदर मेडिकल का जो भी है वो हम कंसीडर कर लेंगे, यानी मेडिकल ट्रीटमेंट पे टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई के ऊपर वाला पोर्शन टैक्सेबल है वो आपका ऐड कर लेंगे। अच्छा, बोर्डिंग, बाहर रहने का, पेशेंट का और एक अटेंडेंट का खर्चा आपका एग्जेम्प्ट है, और उसके ऊपर वाला जो टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई वहां तक एग्जेम्प्ट है और उसके ऊपर का टैक्सेबल
टैक्सेबल है तो वो टैक्सेबल आपका ऐड कर लेंगे, और फिर जीटीआई देखेंगे। अगर ये जीटीआई 2 लाख से ज्यादा है, अगर ये जीटीआई 2 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपके ऊपर ये जो ट्रेवलिंग का खर्चा है वो इंक्लूड हो जाएगा। और अगर जीटीआई 2 लाख रुपए तक है, 2 लाख से ज्यादा नहीं है, तो फिर ये फुल्ली एग्जेम्प्ट हो जाया करेगा। ओके, हाँ सर, बात समझ में आती है। देखिए वही लिखा हुआ है, if GTI exceed 2 lakh then the total amount of travel expense incurred by employer shall be taxable। जितना भी वो किया गया है वो टैक्सेबल हो जाएगा। सर हाँ हाँ, देखिए सर, यहाँ पर भी आया था एम्प्लॉय और उसकी फैमिली, ठीक है, यहाँ पर भी आया था एनी मेंबर ऑफ फैमिली, और यहाँ पर भी आया, चाहे इंडिया में ट्रीटमेंट कराएं तो भी और फॉरेन ट्रीटमेंट कराएं तो भी यहाँ पर आया हुआ था कि भैया देखिए उसकी फैमिली। तो सर व्हाट यू मीन बाय फैमिली, मैंने कहा देखिए जो आपने पढ़ा था कहाँ पे, लीव ट्रेवल कंसेशन में, वही यहाँ पर भी है। देखिए फैमिली का मतलब उन्होंने कहा स्पाउस और चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉट, और पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर, और कौन से, सिर्फ अपने पापा अपनी मम्मी, ठीक है, नो छोटे पापा नो छोटी मम्मी, और नो भाई नो जीजा, ठीक है, वो सब नहीं। तो वही कहते हैं नो मामा नो मौसी नो, हाँ चाचा चाची, वही सब, ताऊ जी ना चाचा कुछ नहीं। तो यहाँ पे कहते हैं अपने पेरेंट्स, और वो भी वो जो कि मेनली डिपेंडेंट है आपके ऊपर, ठीक है, मेनली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय उनका। तो सेम वही डेफिनेशन ली है जो ऊपर ली गई थी, क्या, स्पाउस और चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉट, और पेरेंट्स, ब्रदर, सिस्टर मेनली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय, वो लेकर चलना है हमें, इसके अलावा लेकर नहीं चलना है। ओके सर, ये बात हो जाती है। अच्छा, एक क्वेश्चन कराइए सर हमें, मैंने कहा बिल्कुल कराते हैं साहब। देखिएगा, फ्रॉम द फॉलोइंग एक्सपेंस ऑन ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर एक्स मेजर सन, मिस्टर एक्स का मेजर सन मतलब बड़ा वाला लड़का, ठीक है, आउटसाइड इंडिया, कहाँ हो रहा है, आउटसाइड इंडिया हो रहा है, वो एम्प्लॉयर ने पे किया है। तो देखिए कितना होगा, मेडिकल एक्सपेंडिचर जो है एक्चुअल एक्सपेंस हुआ है 1.5 लाख, आरबीआई ने परमिट किया है 1/20, यानी कि 1/20 के ऊपर 30,000 टैक्सेबल। हाँ सर, 1/20 के ऊपर कितना, 30,000 टैक्सेबल कर देंगे, यहाँ 30,000 टैक्सेबल। ओके, आगे देखिएगा सर, मैंने कहा बताइए, कहते हैं एक्सपेंस ऑन स्टे अब्रॉड ऑफ मिस्टर एक्स सन, मतलब जो एक्स का लड़का है उसका, तो भैया वो तो पेशेंट है, उसको तो जाना ही जाना है, और साथ में उसको कौन अकंपनी कर रखा है, उसका भाई अकंपनी कर रखा है उस पेशेंट को, ठीक है। तो 1,30,000 रुपये एक्चुअल खर्चा आया है, और 90,000 ही आरबीआई परमिट कर रही है, तो इसका मतलब 40,000 जो बैलेंस है वो टैक्सेबल। हाँ जी सर, ओके। अच्छा, अब देखिएगा, हमें देखना है कि ट्रेवलिंग एक्सपेंस ऑफ मिस्टर एक्स सन एंड उसका ब्रदर, उसका 20,000 रुपये खर्चा आया है, और आरबीआई के बारे में कुछ लिखा नहीं है। अब हमें सोचना है कि ये 20,000 रुपये टैक्सेबल करें या ना करें, ये 20,000 रुपये टैक्सेबल करें या ना करें, मेरी बात समझिए। तो हम क्या देखते हैं कि आपकी जीटीआई कितनी है, आपकी जीटीआई कितनी है, और जीटीआई में ट्रेवलिंग एक्सपेंस शामिल नहीं करते हैं, लेकिन इसका टैक्सेबल पोर्शन शामिल कर लेते हैं, मेडिकल एक्सपेंस का टैक्सेबल पोर्शन और वहाँ रहने का टैक्सेबल पोर्शन शामिल करके देखते हैं। तो ये देखिए नीचे कुछ और भी डाटा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं, ये कि अज्यूम कर लीजिए कि अदर इनकम ऑफ मिस्टर एक्स 1,20,000 है और 1,80,000 है, इंक्लूडिंग द इनकम अंडर हेड सैलरी एक्सक्लूडिंग द अबव टैक्सेबल परक्विजिट, ठीक है, वो सैलरी से उनको इनकम 1,20,000 है और 1,80,000 है, सब ले देंगे, अदर इनकम सारी ले देंगे, ठीक है, और सब कुछ ले देंगे। अदर इनकम इनकी 1,20 और 1,80 है, और टैक्सेबल परक्विजिट इसमें अभी शामिल नहीं है, यानी ये ऊपर मेडिकल के तीनों 1 2 3, ये 1 2 3 ये शामिल अभी नहीं है। मैंने कहा ओके कोई बात नहीं। तो देखिएगा, पहले ये निकाल दिया उन्होंने कि 30,000 और ये 40,000, ये आपका टैक्सेबल पोर्शन है। मैंने कहा ओके, तो ये 70,000 टोटल है। ओके, कोई दिक्कत नहीं। आगे देखिएगा, उन्होंने कहा अदर इनकम कितनी है, तो पहले केस में अगर 1,20 रख लें और यहाँ पे 1,80 रख लें, तो इसको ऐड करेंगे तो दैट इज 190। क्या 190 2 लाख से ज्यादा है? नहीं सर, 2 लाख से कम है, इसलिए ये पूरा ट्रैवल एक्सपेंस आपका 20,000 रुपये एग्जेम्प्ट हो जाया करेगा, तो आपके लिए टैक्सेबल इनकम 190 ही बनेगी। ओके, यहाँ पर अगर हम 70 जोड़े तो ये हो जाता है 2.5 लाख। क्या ये 2 लाख से ज्यादा है? आंसर इज यस। तो फिर आपका ये ट्रैवल एक्सपेंस भी इंक्लूड हो जाएगा, तो ये ट्रैवल एक्सपेंस आपके लिए एग्जेम्प्ट नहीं होगा, पूरा पूरा इंक्लूड हो जाएगा, यानी 270 आपकी टैक्सेबल इनकम बनकर आएगी। ओके, हाँ सर, बात समझ में हमें आती है। ओके साहब, चलिए अब सुनिएगा मेरी बात। अब एक काम कीजिएगा, फटाफट एक काम कीजिए, जितना मैंने पढ़ाया मेडिकल वाला वो आप दोबारा रिवाइज करेंगे अभी तुरंत। कौन कराएगा? मैं कराऊंगा, हर चीज तो मेरे नाम लिखा हुआ है। हाँ हाँ सर, तो कराइए। देखिए हाँ जी, देखिएगा क्या कहते हैं। बड़ी सिंपल सी बात है कि ट्रीटमेंट इंडिया में हो रही है या इंडिया के बाहर हो रही है, दो चीज देखनी थी हमें। हाँ जी सर, तो देखिएगा, अगर इंडिया में ट्रीटमेंट हो रही है, इंडिया में ट्रीटमेंट हो रही है, तो एम्प्लॉय की तबीयत बिगड़ी या उसके फैमिली वालों की तबीयत बिगड़ी, दोनों में से किसी की भी तबीयत बिगड़ी हो, ठीक है। अब क्या होता है, दोनों में से किसी की भी तबीयत बिगड़ी हो, ठीक है, देखिएगा तबीयत किसकी बिगड़ी, ट्रीटमेंट हुआ किसका,
एम्प्लॉय की तबीयत बिगड़ी या फिर उसके फैमिली मेंबर की तबीयत बिगड़ी। फैमिली मेंबर का मतलब हमने पढ़ लिया क्या, स्पाउस और चिल्ड्रन वेदर डिपेंडेंट और नॉट, और पेरेंट्स और ब्रदर और सिस्टर मेनली डिपेंडेंट ऑन एम्प्लॉय। ठीक है, ये पढ़ा हमने, बिल्कुल सर। तो ये हमने पढ़ा, एम्प्लॉय की तबीयत बिगड़ी या फैमिली मेंबर की तबीयत बिगड़ी, उसका इलाज कराने में खर्चा किसने किया, एम्प्लॉयर ने इंकर किया या फिर एम्प्लॉय ने किया और एम्प्लॉयर ने उसको रिम्बर्स कर दिया, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा अगर इलाज कहाँ कराया गया है, एम्प्लॉयर के ही हॉस्पिटल में या गवर्नमेंट हॉस्पिटल में या लोकल अथॉरिटी के हॉस्पिटल में या फिर एक ऐसे हॉस्पिटल में जो कि गवर्नमेंट तो नहीं है बट गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड है फॉर ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय। सरकारी एम्प्लॉय का ट्रीटमेंट सस्ते में किया जाता है वहाँ पे। ठीक है, अगली बात, और वो गवर्नमेंट द्वारा अप्रूव्ड भी है। इसके अलावा कोई ऐसा हॉस्पिटल जो कि अप्रूव्ड है गवर्नमेंट द्वारा स्पेसिफाइड डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए और स्पेसिफाइड डिजीज का ही ट्रीटमेंट आपने वहाँ पर करवाया भी है, तो ऐसी जगह कराया तो फिर आपके लिए फुल्ली एग्जेम्प्ट है। इसके अलावा हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम, एम्प्लॉय के हेल्थ का इंश्योरेंस लिया गया है या फिर एम्प्लॉय के फैमिली मेंबर वालों का हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पे कर रहा है कौन, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, तो वो आपका एम्प्लॉय के लिए एग्जेम्प्ट होगा, एम्प्लॉय के लिए वो टैक्सेबल नहीं होगा, चाहे वो कैश में पे हो चाहे चेक में पे हो। अच्छा जी, अगर आपका ट्रीटमेंट आउटसाइड इंडिया कराया गया है, किसका, ऑब्वियस सी बात है एम्प्लॉय का या फिर उसके फैमिली मेंबर का, तो कहते हैं मेडिकल एक्सपेंडिचर उस हद तक एग्जाम्प्ट होगा टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई। ठीक है, और स्टे अब्रॉड यानी कि जो पेशेंट है और उसका एक अटेंडेंट, पेशेंट और उसका एक अटेंडेंट, इन दोनों का बाहर रहने का खर्चा टू द एक्सटेंट परमिटेड बाय आरबीआई एग्जाम्प्ट हुआ करेगा। ओके, और ट्रैवलिंग एक्सपेंस देखेंगे कि आपकी जीटीआई 2 लाख से ज्यादा है या नहीं। अगर 2 लाख तक है तो भैया एग्जाम्प्ट होगा पूरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस, और अगर 2 लाख से ज्यादा है तो उस केस में आपका पूरा ट्रैवलिंग एक्सपेंस टैक्सेबल करके चलेंगे। अच्छा सर, ये जब जीटीआई देखेंगे तो कैसे देखेंगे, तो कहते हैं उसमें से ट्रैवलिंग एक्सपेंस तो शामिल नहीं होगा लेकिन इसके अलावा सारा कुछ शामिल होगा, यानी इवन ये टैक्सेबल पोर्शन ऑफ स्टे अब्रॉड और टैक्सेबल पोर्शन ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट भी आपका शामिल करके देखेंगे। उसके ऊपर हमने एक क्वेश्चन किया और इस प्रकार से आंसर आया। ठीक है, अब आगे आ जाइए, स्वीपर गार्डनर वॉचमैन। आपको एक मकान मिला हुआ है मस्त एम्प्लॉयर की तरफ से और उसमें आपको क्या मिला हुआ है, या फिर मान लीजिए मकान नहीं मिला है, आपका ही मकान है, सपोज कीजिए आपका ही मकान है लेकिन आपको मकान के मेंटेनेंस के लिए स्वीपर मतलब झाड़ू पोछा करने वाला मिला हुआ है, गार्डनर वो जो आपका क्यारी वारी ठीक ठाक करता है माली वो मिला हुआ है। ठीक है, और वॉचमैन मिला हुआ है, वॉचमैन इन द सेंस कि मतलब आपके दरवाजे की रक्षा करता है, दरवाजा नहीं घर की रक्षा करता है, दरवाजे पे तैनात रहता है, उसको वो मिला हुआ है। पर्सनल अटेंडेंट पीए जिसे बोलते हैं वो मिला हुआ है कि आप उससे सारा सलाह मशवरा करते हो, उससे फाइल कॉपी एटसेट्रा आप मंगाते रहते हैं, तो एक पीए मिला हुआ है। और ये किसने दिया है, एम्प्लॉयर ने दिया है। इसको पेमेंट कौन करता है, स्वीपर गार्डनर वॉचमैन पर्सनल अटेंडेंट को पेमेंट कौन करता है, एम्प्लॉयर करता है। तो उस केस में कहते हैं जितना भी कंपनी को कॉस्ट लगा यानी कि जो भी एम्प्लॉयर को कॉस्ट आया वो जो एक्चुअल कॉस्ट इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर वही टैक्सेबल कर लेंगे, वही आपके लिए वैल्यू ऑफ परक्विजिट है और वही आपके लिए टैक्सेबल कर लेंगे एज वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। ओके सर, आगे देखिएगा, गैस इलेक्ट्रिसिटी वाटर। ठीक है, आपके यहाँ जो रसोई में गैस जलती है उसका बिल आया, उसका बिल एम्प्लॉयर ने पे किया। इलेक्ट्रिसिटी बिजली का बिल आया, उसका पेमेंट एम्प्लॉयर ने किया। वाटर पानी का बिल आया, उसका पेमेंट एम्प्लॉयर ने किया। तो सीधी सी बात है, अगर ये सब चीजें गैस मान लो आप इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में काम करते हो, यानी कंपनी खुद ही बनाती है गैस, ये गैस कौन बनाता है, खुद ही कंपनी बनाती है, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड में काम कर रहे हैं हम साहब। ठीक है, या फिर आप यूपीपीसीएल में काम करते हो, मतलब किसी पावर कॉर्पोरेशन जैसे यूपीपीसीएल मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है, उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ठीक है, तो यूपीपीसीएल है ये ठीक है, और बीएसईएस है कहाँ, दिल्ली में बीएसईएस है, हाँ सर। तो उस तरह की चीजें हैं, तो मान लो आप उसी में काम करते हो तो इलेक्ट्रिसिटी उन्हीं क्या मतलब बनती है और डिस्ट्रीब्यूट होती है, तो कहते हैं उनका ओन सोर्स है, फिर वो उनका ओन सोर्स से बन रही है, उनके खुद के सोर्स से बन रही है। अगर खुद के सोर्स से बन रही है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जितना बनाने में खर्चा आया उतना आपके लिए टैक्सेबल होगा, बात समझ में आती है, उतना ही आपके लिए टैक्सेबल होगा। और अगर उन्होंने मान लो आपका मकान है, एम्प्लॉयर किसी और, मान लीजिए एनटीपीसी में आप काम करते हो, तो एनटीपीसी थोड़ी ना बिजली सप्लाई करती है कि नहीं। ठीक है, एनटीपीसी बिजली सप्लाई तो करती नहीं है, तो आपके यहाँ बिजली कहाँ से आती है भाई, जहाँ से सबके यहाँ आती है, सरकार प्रोवाइड करती है, तो सरकार को पेमेंट करना पड़ेगा बिजली का, तो बिजली का बिल जो आया वो एम्प्लॉयर ने पे कर दिया। तो कहते हैं जितना कॉस्ट उसको लगा, जितना अमाउंट पेड टू आउटसाइड एजेंसी, अगर आउटसाइड टेकन फ्रॉम आउटसाइड एजेंसी, दूसरा कोई आपके यहाँ बिजली पानी सप्लाई कर रहा है, दूसरा कोई बिजली पानी आपके यहाँ एम्प्लॉय के यहाँ सप्लाई कर रहा है और बिजली पानी का जो बिल है वो एम्प्लॉयर ने दे दिया, तो जो कॉस्ट एम्प्लॉयर को लगा यानी कि अमाउंट पेड टू आउटसाइड एजेंसी, वही आपके लिए बेनिफिट है और वही आपके लिए टैक्सेबल कर देंगे। बात समझ में आता है क्या? हाँ सर। कहने का मतलब क्या, कहने का मतलब ये कि बिजली पानी और गैस
ठीक है। गैस बिजली पानी इसके बारे में कहते हैं, अगर कंपनी खुद ही बनाती है तो मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट टैक्सेबल कर लेंगे, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट पर यूनिट टैक्सेबल कर लेंगे एम्प्लॉय के लिए। और अगर उन्होंने बाहर से खरीद के आपको दिया है तो फिर उनको जो कॉस्ट लगी है, यानी कि अमाउंट पेड टू आउटसाइड एजेंसी, C2C मतलब कॉस्ट टू कंपनी, वही टैक्सेबल कर लिया जाएगा, वही आपको बेनिफिट मिला है वही टैक्सेबल कर लिया जाएगा। ओके, अब आ जाइए अगला, चिल्ड्रन एजुकेशन। बच्चे आपके मतलब एम्प्लॉय के, और उसका खर्चा पढ़ने का कौन उठा रहा है? एम्प्लॉयर उठा रहा है, एम्प्लॉयर उनके पढ़ने का खर्चा उठा रहा है। ओके सर, देखिएगा क्या कहते हैं, कहते हैं एजुकेशन फैसिलिटी इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर। अगर मान लीजिए कि एम्प्लॉयर का ही स्कूल है, स्कूल ही किसका है? एम्प्लॉयर का है। एजुकेशन फैसिलिटी इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर मतलब एम्प्लॉयर का ही स्कूल है, एम्प्लॉयर का ही स्कूल है। अच्छा साहब, तो अपने स्कूल में पढ़ने दे रहा है एम्प्लॉयर, तो ठीक है भैया, एक एहसान तो कर रहा है, बट देखे ना आगे फिर उसका क्या कहते हैं, या फिर फ्री एजुकेशन इज प्रोवाइडेड इन एनी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन। अब एम्प्लॉयर का स्कूल नहीं है, लेकिन उसने किसी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में आपके बच्चों को फ्री में पढ़ने दे रहा है, बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉई बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट ऑफ विद दैट एम्प्लॉयर। मतलब क्या? चूंकि आप एम्प्लॉय जो है वो एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब कर रहा है, चूंकि एम्प्लॉय एम्प्लॉयर के यहाँ जॉब कर रहा है, इस वजह से वो एम्प्लॉय के बच्चों को किसी अदर एजुकेशनल, एम्प्लॉयर का नहीं है, किसी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में फ्री में पढ़ने दे रहा है, या फिर कुछ कंसेशनल रेट पे पढ़ने दे रहा है। बात समझ में आ रही है? कुछ कंसेशनल रेट पे उनको पढ़ने दे रहा है, पढ़वा रहा है। ठीक है, बात समझ में आती है? हाँ सर, ये समझ में आता है। तो देखिएगा, दो बातें उन्होंने कही। पहले केस में क्या है कि एम्प्लॉयर का ही स्कूल है, पहले केस में क्या है? एम्प्लॉयर का ही स्कूल है, एजुकेशन फैसिलिटी ही किसकी है? एम्प्लॉयर की है। दूसरे केस में क्या है? एजुकेशनल फैसिलिटी एम्प्लॉयर की नहीं है, किसी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में एम्प्लॉय के बच्चों को फ्री में एजुकेशन प्रोवाइड की जा रही है। क्यों की जा रही है? एम्प्लॉयर ने कह रखा है, एम्प्लॉयर ने उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कह रखा है कि भैया इनसे पैसे मत लेना। आसान में आती है, आपको एक एग्जांपल देता हूँ, याद दिलाता हूँ, इस पे फिट नहीं बैठेगा उतना अच्छा, लेकिन फिर भी मैं एक हंसी मजाक वाला एग्जांपल लेता हूँ। आपको याद है एक मूवी आई थी रांझना? हाँ जी सर। तो उसमें क्या कहता है, ए रिक्शे वाले पैसे ना लियो मैडम से, भाभी है तुम्हारी, ऐसा कुछ बोलता है। हाँ 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 सर बोलता है। तो सिमिलरली वही चीज है, क्या है? वो स्कूल एम्प्लॉयर बोल देता है स्कूल वालों से कि भैया पैसे ना लेना इन बच्चों से। क्यों? क्योंकि इसके पापा मेरे यहाँ एम्प्लॉयमेंट में है, जॉब करते हैं, तो इस वजह से, चूंकि उसके पापा एम्प्लॉयमेंट में, बाय रीजन ऑफ एम्प्लॉय बीइंग इन एम्प्लॉयमेंट विद दैट एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर के यहाँ उसके पापा जॉब में है, इस वजह से उसके बच्चों को किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में सस्ते में पढ़ाई कराई जा रही है, या फिर फ्री में पढ़ाई कराई जा रही है। इसका मतलब इस एम्प्लॉयर का एक अरेंजमेंट है। हाँ जी सर, एक अरेंजमेंट है किसके साथ? उस अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ, उस एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ इस एम्प्लॉयर का क्या है? एक अरेंजमेंट है। हाँ जी सर, बात समझ में आती है हमें, इस एम्प्लॉयर का एक अरेंजमेंट है। तो पहले में तो एम्प्लॉयर का ही स्कूल है, दूसरे में एम्प्लॉयर का स्कूल तो नहीं, लेकिन एक अरेंजमेंट है उस स्कूल के साथ, जिसके तहत वहाँ उसके मतलब एम्प्लॉयर के यहाँ जो लोग काम कर रहे हैं उनके बच्चों को सस्ते में या फिर फ्री में पढ़ाया जा रहा है। ओके सर, बात समझ में आ गई हमें? अच्छा जी, अब देखिएगा क्या कहते हैं, अब देखिएगा अगली बात, कहते हैं द वैल्यू शैल बी फीस चार्ज बाई। तो फिर वैल्यू ऑफ परक्विजिट क्या लेंगे? एक बेनिफिट है ना, आपके बच्चों को अगर फ्री में पढ़ाया जा रहा है, चाहे एम्प्लॉयर के स्कूल में चाहे फिर किसी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में, क्योंकि एम्प्लॉयर का उसके साथ अरेंजमेंट है। ठीक है, तो अगर वहां पे सस्ते में पढ़ाया जा रहा है तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट, उस परक्विजिट की वैल्यू, ये जो आपको एक बेनिफिट दी जा रही है उसकी, उस बेनिफिट की वैल्यू क्या लेंगे? कहते हैं वैल्यू ऑफ परक्विजिट शैल बी द फीस चार्ज बाई सिमिलर स्कूल इन सिमिलर लोकेलिटी। क्योंकि आपसे तो पैसे ले नहीं रहे, तो भैया एक्चुअल फीस पता नहीं, तो कहते हैं कि आपके जैसा स्कूल जो भी है, जो स्कूल है, कहते हैं सिमिलर स्कूल मतलब उस एरिया में अगर सिमिलर स्कूल कितना चार्ज करता है वही वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान लिया जाएगा। सिमिलर लोकेलिटी में सिमिलर स्कूल कितना लेता है, सिमिलर स्कूल सिमिलर लोकेलिटी में कितने रुपए चार्ज करता है बच्चों से, वही फीस जो सिमिलर स्कूल सिमिलर लोकेलिटी में चार्ज करता है वही टैक्सेबल कर देंगे, वही वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान लेंगे। ठीक है, वही वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान लेंगे। लेकिन कहते हैं क्या, हाउएवर नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन अबव टू केसेस, यानी ये दोनों केसेस में, इन दोनों केसेस में कुछ भी, अबव दोनों केसेस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे अगर वैल्यू पर चाइल्ड डज नॉट एक्सीड 1000 रुपीज पर मंथ। अच्छा, एक बच्चे के रिस्पेक्ट में अगर आपको 1000 रुपए पर मंथ, 1000 रुपए, अगर एक बच्चे के रिस्पेक्ट में 1000 रुपए पर मंथ तक का फीस आता है तो उस केस में कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। मतलब क्या? मतलब ये देखिए, हम क्या करेंगे, मान लीजिए एम्प्लॉयर के स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं, ये एम्प्लॉयर का स्कूल है,
ठीक है, एम्प्लॉयर का स्कूल है साहब। इसमें बच्चे पढ़ रहे हैं, किसके हैं ये बच्चे? सर ये बच्चे हैं एम्प्लॉई के, ठीक है। ये स्कूल किसका है? एम्प्लॉयर का स्कूल है। ये बच्चे किसके हैं? एम्प्लॉई के बच्चे हैं। तो ये यहाँ जाते हैं पढ़ने, खूब खेलते मिलते हैं, मजे मजे में रहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पढ़ रहे हैं, तो कहते हैं अब यहाँ इनसे तो फीस ले नहीं रहा, तो अब क्या करेंगे? सिमिलर स्कूल, इसी लोकेलिटी में ऐसा ही स्कूल कितना फीस चार्ज करता है बच्चों से? तो मान लीजिए निकल के आता है 1500 रुपये। तो कहते हैं 1500 रुपये अगर निकल के आता है पर मंथ, ठीक है, तो कह रहे हैं भैया कि 1000 रुपये तक हम टैक्स नहीं लगाएंगे, 1000 के ऊपर 500 रुपये हम बेनिफिट मान के चलेंगे और 500 रुपये टैक्सेबल कर देंगे। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, बात समझ में आती है। अच्छा, और मान लो कि ये 1500 ना होकर अगर 1000 ही होता सिर्फ, तो अगर ये सिर्फ 1000 रुपये ही होता तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता, फिर कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता। तो वही बात लिखे हुए हैं, देखिएगा क्या कहते हैं, ध्यान से पढ़िएगा। कह रहे हैं कि देखिए भैया, हाउ एवर नथिंग शैल बी टैक्सेबल इन अबव 2 केसेस, ऊपर के दोनों केसेस में, यानी अगर स्कूल एम्प्लॉयर का है या फिर एम्प्लॉयर का किसी स्कूल के साथ अरेंजमेंट है कि भैया हमारे यहाँ के एम्प्लॉय से आप कंसेशनल रेट लोगे या फिर पैसे नहीं लोगे, तो उस केस में हम क्या करेंगे? वो जो बेनिफिट मिल रहा है, वो सस्ते में जो पढ़ाई हो रही है या फ्री में जो पढ़ाई हो रही है, उसकी वैल्यू क्या लें? तो कहते हैं सिमिलर स्कूल, सिमिलर लोकेलिटी में कितना चार्ज करता है। अगर सिमिलर स्कूल सिमिलर लोकेलिटी में जो चार्ज करता है पैसा, वो 1000 रुपये निकल कर आता है पर मंथ पर चाइल्ड, एक बच्चे पे पर मंथ पर चाइल्ड, पीएमपीसी 1000 रुपीज अगर निकल कर आता है, तो कुछ भी टैक्सेबल एम्प्लॉय के लिए नहीं किया जाएगा। लेकिन अच्छा, इट मे बी नोटेड दैट देयर इज नो कंडीशन ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन, यहाँ पर क्या मैक्सिमम 2 चाइल्ड लिखा हुआ है? नहीं। तो यहाँ पे कितने भी बच्चे आपके हों, आप पढ़ाओ सबको, ठीक है। अब भैया जब मतलब बोलूं ऑफेंसिव लगे जब पैदा करते समय नहीं सोचा, अब पैदा हो गया तो पढ़ाओ तो सही यार, अब पढ़ने नहीं दोगे क्या उसको? तो पढ़ने के लिए नहीं रोका उन्होंने, कहा भैया पैदा हो गया पढ़ाओ इसको, पता नहीं कौन सा वाला ठीक निकले कौन सा वाला बेकार निकले। तो पढ़ाने में कंजूसी मत करो, अब तो पढ़ाओ, पैदा कर दिया तो पढ़ाओ। समझ में आ रही बात? तो वही कह रहे हैं, यहाँ पे पढ़ने के लिए कोई मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन की कंडीशन नहीं लगाई, मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन की कंडीशन पढ़ने के टाइम पर नहीं लगाई उन्होंने, ठीक है। अच्छा देखिएगा, लिखा इफ वैल्यू इज इन एक्सेस ऑफ 1000 पर मंथ, तो फिर ओनली इन एक्सेस ऑफ 1000 पर मंथ पर चाइल्ड उतना ही टैक्सेबल करेंगे। इन एक्सेस ऑफ पर मंथ पर चाइल्ड, इन एक्सेस ऑफ 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, केवल उसके एक्सेस में जो रुपीज है वही टैक्सेबल करेंगे, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया था कि 1500 रुपए अगर यहाँ पर आता है, तो 1000 रुपए आप माइनस करके 500 रुपए ही टैक्सेबल करके चलोगे। बात समझ में आती है? हाँ जी सर, बात समझ में आती है। अच्छा, और 1000 रुपए तक है तब तो सभी एग्जेम्प्ट हो गया, तब तो सभी एग्जेम्प्ट हो गया। हाँ जी सर, आगे देखिएगा, कहते हैं, अब सुनिएगा, अगर इफ नीदर स्कूल इज ओन्ड बाय एम्प्लॉयर, ना ही स्कूल एम्प्लॉयर का है, ठीक है ना, स्कूल एम्प्लॉयर का है नहीं, ठीक है, ना ही एम्प्लॉयर का अरेंजमेंट है, नॉर देयर इज एनी कॉन्ट्रैक्ट ऑफ एम्प्लॉयर विथ एनी अदर इंस्टीट्यूट, ठीक है, ना ही एम्प्लॉयर का किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ कोई प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, ना ही स्कूल ओन्ड बाय एम्प्लॉयर है, ना ही एम्प्लॉयर का स्कूल है, ना ही एम्प्लॉयर का किसी स्कूल के साथ अग्रीमेंट है, ठीक है, और एम्प्लॉई ने फीस पे किया है और एम्प्लॉयर ने उस फीस को रिम्बर्स कर दिया है जो फीस उन्होंने पे किया है। एम्प्लॉई ने, मान लो ये एम्प्लॉय अपने बच्चों को कहीं पढ़ाता है किसी स्कूल में, और उस स्कूल के साथ एम्प्लॉयर का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं है और वो स्कूल भी एम्प्लॉयर का नहीं है, एम्प्लॉय ने जो फीस पेमेंट किया है उस फीस को उन्होंने कहा, यार एम्प्लॉयर ने कहा यार तुम्हारे बच्चे हैं तो मैं भी तो उसका बड़ा पापा लगा या फिर बड़े चाचा लगा मैं उसका, तो भाई चाचा है तो फीस नहीं पे कर सकते क्या? तो मान लो कि एम्प्लॉयर ने पेमेंट कर दी फीस की, बच्चों के स्कूल की फीस की पेमेंट कर दी, बेसिकली एम्प्लॉय ने की, लेकिन वो पैसा रिम्बर्स कर दिया एम्प्लॉयर ने, तो फिर कहते हैं वो फिर then actual expenditure incurred by employer shall be taxable as value of perquisite, यानी जितना भी पैसा एम्प्लॉयर से आपको मिला है, जितना भी पैसा आपको एम्प्लॉयर से मिला है, वो वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान के आपके हैंड में टैक्सेबल, एम्प्लॉय के हैंड में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। बात समझ में आती है? ओके। इन अदर वर्ड्स नो एग्जम्पशन शैल बी अलाउड, कोई भी एग्जम्पशन आपको नहीं मिलेगी। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर। हमने क्या पढ़ा, एक सेकेंड वापस आते हैं ऊपर, अभी तक हमने क्या पढ़ा, ध्यान से सुनिएगा। हमने ये पढ़ा सर कि देखिए एजुकेशन फैसिलिटी के बारे में ऐसा है कि एम्प्लॉय के बच्चे हैं, एम्प्लॉयर उनको पढ़ने के लिए या तो सस्ते में पढ़वा रहा है या तो फ्री में पढ़वा रहा है, लेकिन देखिएगा अगर स्कूल ही एम्प्लॉयर के द्वारा ओन्ड है, अगर स्कूल जो है वही एम्प्लॉयर के द्वारा ओन्ड है, यानी एम्प्लॉयर का ही स्कूल है, या फिर एम्प्लॉयर का किसी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के साथ एक अरेंजमेंट है कि हमारे यहाँ के एम्प्लॉय के बच्चों को तुम सस्ते में पढ़ाओगे या फ्री में पढ़ाओगे, ठीक है, अगर किसी प्रकार का अरेंजमेंट है, तो उस केस में 1000 रुपये पर
पर मंथ पर चाइल्ड, नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड। 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, इतना रुपए के एक्सेस में जो पैसा, मतलब आप क्या करोगे, उसकी वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकालना। तो वैल्यू ऑफ परक्विजिट निकालने के लिए आप सिमिलर स्कूल इन सिमिलर लोकेलिटी देखोगे, सिमिलर स्कूल सिमिलर लोकेलिटी में सिमिलर स्कूल कितना चार्ज करता है फीस, वो रखोगे। अगर वो फीस आपकी 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड है, नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड, उतना तक है, तो फिर पूरा एग्जाम्प्ट हो गया। लेकिन अगर 1000 रुपए से ज्यादा है, तो जितना ज्यादा पोर्शन है 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, उतना जो एक्सेस पोर्शन है, ओनली दैट एक्सेस पोर्शन इन एक्सेस ऑफ 1000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, वो आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान के टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अच्छा सर, यहां पर देखिएगा वो लिखा उन्होंने 1000 पर मंथ पर चाइल्ड, ठीक है। आगे देखिएगा, कहते हैं लेकिन अगर ना ही स्कूल एम्प्लॉयर का है, ना ही कोई अरेंजमेंट है एम्प्लॉयर का किसी के साथ, कोई कांटेक्ट भी नहीं है, ठीक है, उसके बाद भी अब क्या रहा है, एम्प्लॉय के बच्चे कहीं पढ़ने जाते हैं, तो एम्प्लॉय से उन्होंने बुला रहे हैं, तुम्हारे बच्चे पढ़ने जाते हैं, उन्होंने कहा हाँ। अब एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ने नहीं जाते, और ना ही एम्प्लॉयर का किसी स्कूल के साथ अरेंजमेंट है, ठीक है, जिस स्कूल में पढ़ने जाते हैं उस स्कूल से अरेंजमेंट भी नहीं है एम्प्लॉयर का, तो उस केस में क्या कहते हैं, कहते हैं भैया अगर उन्होंने एम्प्लॉयर ने बोला कि अरे यार तुम्हारे बच्चे मेरे बच्चे, मैं भी तो उनका चाचा लगता हूँ, तो चलो चाहे मैं उनका बड़ा पापा लगता हूँ, चलो एक काम करो ताऊ जी लगता हूँ, ये पैसे ले लो, तुमने कितना पेमेंट किया, उन्होंने कहा सर 1500 रुपये, तो कहते हैं ये 1000 रुपये ले लो। बात समझ में आती है। तो जितना रुपया भी एम्प्लॉयर से मिला, कहते हैं अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉयर, अमाउंट ने जितना भी एम्प्लॉयर ने एक्चुअल एक्सपेंडिचर इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर, एम्प्लॉयर ने तो 1000 रुपये ही दिया ना, तो 1000 रुपये आपके लिए वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान के टैक्सेबल कर देंगे। क्यों कर देंगे, क्योंकि ना ही एम्प्लॉयर का स्कूल है, ना ही एम्प्लॉयर का किसी के साथ अरेंजमेंट है। बात समझ में आती है, तब करेंगे। अगर स्कूल होगा, अरेंजमेंट होगा, तो 1000 के ऊपर वाला पोर्शन ही टैक्सेबल करेंगे। अच्छा सर, आगे देखिएगा, सर ये बताइए अगर एम्प्लॉय के खुद के पढ़ने के लिए एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, मान लो एम्प्लॉय के खुद के पढ़ने के लिए, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। अच्छा, एम्प्लॉय पढ़ेगा, देखो मैं बता रहा हूँ, एम्प्लॉय के बच्चों की बात नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कह रहे हैं एम्प्लॉय को खुद को अगर एजुकेशन फैसिलिटी दी जाती है, एम्प्लॉय को ही पढ़ाने का वो किया जाता है, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट है। क्यों, क्योंकि वो बिजनेस में यूज होने वाला है, वो एम्प्लॉयर अपने उसके लिए करवा रहा है, ठीक है, अपने बिजनेस के लिए करवा रहा है। तो ये चीज है। अगर एजुकेशनल फैसिलिटी किसने दी है, एम्प्लॉयर ने दी है, और किसके पढ़ने के लिए दी है, एम्प्लॉय के ही पढ़ने के लिए दी है। अब जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ो, जरूरी नहीं है कि एम्प्लॉयर किसी के साथ अग्रीमेंट हो, और एम्प्लॉय कहीं भी पढ़े, एम्प्लॉय कहीं भी सीख के आए, उसका फीस कौन पे कर रहा है, एम्प्लॉयर पे कर रहा है। तो ये जो बेनिफिट है वो भी तो एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट है कि भैया आप पढ़ रहे हो, पेमेंट कोई और कर रहा है, तो कहते हैं वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा, वो आपका टैक्सेबिलिटी उसके रिगार्डिंग अराइज नहीं होने वाली है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक चीज देखेंगे, हमने बोला ऊपर चिल्ड्रन एजुकेशन, क्या बोला यहाँ पे, चिल्ड्रन एजुकेशन। अब चिल्ड्रन मतलब चिल्ड्रन, बच्चे, बच्चों के अलावा कोई नहीं, ठीक है। हाँ, बच्चों में आपका गोद लिया बच्चा है शामिल होगा, सौतेला बच्चा है शामिल होगा, हर तरह का बच्चा शामिल होगा, लेकिन आपके अपने बच्चे शामिल होंगे, ठीक है, आपके छोटे भाई के, बड़े भाई के, ऐसे नहीं, वो सब नहीं, आपकी बहन का लड़का, वो सब नहीं आएगा, ठीक है, बात समझ में आ रही है। आपके खुद के अपने बच्चे, चाहे वो स्टेप हो, स्टेप चाइल्ड हो, वो भी शामिल होगा, और चाहे गोद लिया बच्चा हो, जैसा भी हो, वो सब शामिल होगा, अडॉप्टेड चाइल्ड हो, वो भी शामिल होगा। अच्छा जी साहब, इसके अलावा कोई रिलेटिव है, भांजा है नहीं चलेगा, भतीजा है नहीं चलेगा, तो कहते हैं कोई भी रिलेटिव है उसके रिस्पेक्ट में जो भी पैसा एम्प्लॉयर पे करेगा वो सब का सब टैक्सेबल हो जाएगा। एजुकेशनल फैसिलिटी प्रोवाइडेड टू रिलेटिव ऑफ द एम्प्लॉय, एम्प्लॉय के रिलेटिव, मान लो भांजा भतीजा, तो फिर कहते हैं अदर देन चिल्ड्रन, वो आपका खुद का बच्चा नहीं है, तो फिर वो उसके रिस्पेक्ट में जो भी पेमेंट किया गया है वो सब टैक्सेबल हो जाया करेगा, वो सब टैक्सेबल एम्प्लॉय के लिए हो जाया करेगा। ओके सर, हमने ये पढ़ लिया। सर एक एग्जांपल कराइए, मैंने कहा आ जाइए जरा, देखिए क्या कहते हैं, कह रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ परक्विजिट, टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट इन द हैंड्स ऑफ मिस्टर एक्स फॉर द असेसमेंट ईयर 1920 फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। क्या है इन्फॉर्मेशन, देखिएगा, मिस्टर एक्स की डॉटर है, इज प्रोवाइडेड इन अ स्कूल, अच्छा एजुकेशन ऑफ मिस्टर एक्स डॉटर, एक्स की डॉटर को एजुकेशन प्रोवाइड किया जा रहा है एक ऐसे स्कूल में जो कि रन किया जाता है एम्प्लॉयर द्वारा, यानी एम्प्लॉयर के स्कूल में प्रोवाइड किया जा रहा है। अच्छा, तो वहां से उससे फीस तो ली नहीं जा रही, तो हम क्या करेंगे, हम सिमिलर स्कूल की देखेंगे फीस कितनी चल रही है, सिमिलर स्कूल की सिमिलर लोकेलिटी में फीस कितनी है, तो 13,000 रुपये पर मंथ है, तो एक बच्चे के रिलेशन में 1000 रुपीज पर मंथ मिलता है। हाँ जी सर, तो नंबर ऑफ चिल्ड्रन पे कोई रोक नहीं है, हाँ जी कोई रोक नहीं है, तो कुल मिला के क्या कहते हैं कि 1000 रुपीज पर मंथ मिलता है, 12 महीने का कितना, 12,000, और यहाँ पर कितना है 13,000, तो यानी कि 1000 रुपये टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, दूसरा आ जाइए। अच्छा, अब देखिए, लड़की जो है वो एम्प्लॉयर के ही स्कूल में पढ़ती है, और उनका लड़का जो है वो एम्प्लॉयर के स्कूल में नहीं पढ़ता है, वो डीपीएस नोएडा में पढ़ता है, वहां फीस है 15,000 रुपये, ठीक है, वहां फीस है 15,000 रुपये, और एक अग्रीमेंट है,
एक अग्रीमेंट है, एक अरेंजमेंट है किसके बीच में, एम्प्लॉयर के बीच में और डीपीएस नोएडा के बीच में। तो यहाँ पर भी 12,000 वाला लिमिट लग जाएगा, यानी देखिएगा 12,000 रुपए, मतलब उस लड़के के रिस्पेक्ट में 12,000 की छूट मिलेगी और 12,000 के ऊपर जो वैल्यू होगी वो टैक्सेबल होगा, यानी कि 15,000 माइनस 12,000 रुपए, ठीक है। 12,000 रुपए कितना आता है, 3,000 टैक्सेबल यहाँ पर निकल के आ जाएगा। ओके सर, आ जाइए नीचे, अगला क्वेश्चन देख, अच्छा मतलब अगला टॉपिक देखिए क्या कहते हैं। कहते हैं एम्प्लॉयर रिम्बर्स्ड 16,000 बीइंग कोचिंग फीस ऑफ एम्प्लॉइज डॉटर। अरे भैया स्कूल में पढ़ाने की बात थी, ट्यूशन फीस और कोचिंग, प्राइवेट कोचिंग, उन सब का नहीं मिलता है, उन सब के रिस्पेक्ट में नहीं मिलता है, तो ये पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, 16 का 16,000 टैक्सेबल हो जाएगा। ओके अच्छा, प्राइवेट कोचिंग वोचिंग के लिए नहीं मिलता है, स्कूल की बात हो रही है, ठीक है, स्कूल में पढ़ने के लिए स्कूल की फीस माफ करेंगे सिर्फ। अब उसी बच्चे को आप एम्प्लॉयर को स्कूल में पढ़ा रहे हो, उसका प्राइवेट कोचिंग भी लगा हुआ है, तो प्राइवेट कोचिंग की फीस का अगर एम्प्लॉयर रिम्बर्समेंट कर भी देता है तो भी वो आपके लिए फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, उसके रिस्पेक्ट में कोई आपको 12,000 रुपए की छूट नहीं मिलने वाली है। ओके आगे देखिए, कहते हैं मिस्टर एक्स एम्प्लॉयर, अच्छा एक्स के एम्प्लॉयर ने प्रोवाइड किया है एजुकेशन टू मिस्टर एक्स के डिपेंडेंट ब्रदर को। अच्छा ब्रदर इज नॉट चिल्ड्रन बाबू, ओहो ब्रदर चिल्ड्रन नहीं है आपका, भाई आपका लड़का नहीं है, तो इसलिए इसके लिए जो भी पेमेंट किया पूरा 15,000 टैक्सेबल हो जाएगा। तो यहाँ 3,000, ये 16,000, ये 19,000 और 19,000 प्लस 15,000, 19,000 प्लस 15,000 सर ये होता है 34,000, और 34 और ऊपर आया था 1,000 शायद, हाँ ये 1,000, तो 34 और 35,000, टोटल टैक्सेबल वैल्यू कितनी आएगी सर, आएगी 35,000 रुपए। ठीक है, बात समझ में आती है, 35,000 रुपए। देखिए 13 में से 12 घटा के 1,000 टैक्सेबल, 15 में से 12 घटा के 3,000 टैक्सेबल, ये क्योंकि यहाँ पर कोचिंग फीस है, प्राइवेट कोचिंग फीस का डिडक्शन नहीं मिलता, तो ये पूरा टैक्सेबल, और यहाँ पर चूंकि ये ब्रदर जो है वो चिल्ड्रन नहीं है, इसलिए ये भी पूरा टैक्सेबल करके यहाँ पर चले हैं। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर बात समझ में आती है। अच्छा जी साहब, अब एक काम कीजिए, हाँ सर बताइए, एक काम कीजिए, मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा। हाँ सर बताएं ना, क्या कहना चाहेंगे आप? मैंने ये कहा आपसे कि सुनिएगा जरा, सर सुनाइए जरा। मैंने ये कहा एक बार ऊपर आ जाइए और इसको रिवाइज कीजिए, चिल्ड्रन एजुकेशन का। सर याद हो गया हमें, हम कहा अच्छा वेरी गुड याद हो गया, मैं चाहता हूँ कि एक बार और आप पढ़ लें, मुझे सेटिस्फेक्शन मिल जाता है कि हाँ मैंने अपने जितनी कैपेसिटी थी उतनी मैंने एग्जॉस्ट कर दी है। चलिए साहब सुनिएगा क्या है इसके अंदर। हाँ क्या बोला, दो चीजें हैं। पहली बात, जैसे हमने पढ़ा चिल्ड्रन एजुकेशन, पहली बात बच्चे के रिस्पेक्ट में मिलेगी, अदर देन बच्चा होगा और अपना बच्चा, ठीक है, और अपने बच्चे में चाहे आपने अडॉप्ट किया है वो भी शामिल होगा, आपका स्टेप है मतलब समझ रहे हैं, स्टेप मतलब सौतेला बच्चा है तो भी शामिल होगा। बात समझ में आती है? हाँ सर। लेकिन इसके अलावा कोई रिलेटिव होगा, आपका भाई होगा, बहन होगी, कोई भी होगा, आपका भतीजा मामा जो भी होंगे वो सब आपके यहाँ पे शामिल नहीं होंगे। उसके रिस्पेक्ट में अगर कोई रिम्बर्समेंट किया है एम्प्लॉयर ने तो फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक है, तो रिलेटिव के रिस्पेक्ट में फुल्ली टैक्सेबल होगा। बात समझ में आती है? हाँ जी सर। अगली बात सुनिए, कहते हैं दो चीजें उन्होंने बताई, अगर एम्प्लॉयर का ही स्कूल है या फिर एम्प्लॉयर का स्कूल नहीं है लेकिन एम्प्लॉयर का अरेंजमेंट है किसी अदर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से, उस केस में हम क्या देखेंगे, सिमिलर स्कूल सिमिलर लोकेलिटी में क्या फीस चार्ज करता है वो रख लीजिए, और 1,000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड, नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड, नो लिमिट फॉर मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड, पर मंथ पर चाइल्ड हम कितना घटाएंगे, हम 1,000 रुपीज पर मंथ पर चाइल्ड के हिसाब से घटाएंगे, और नो लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ चाइल्ड। इसके ऊपर इन एक्सेस ऑफ, इसके ऊपर जो भी है पैसा इन एक्सेस ऑफ 1,000 वो केवल टैक्सेबल किया जाएगा। बात समझ में आती है? इन एक्सेस ऑफ 1,000 वही केवल टैक्सेबल किया जाएगा। ओके अगर कहते हैं कि ना ही एम्प्लॉयर का स्कूल है ना ही एम्प्लॉयर का कोई इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट है, कोई अरेंजमेंट है किसी अदर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से, और एम्प्लॉई ने कहीं और पढ़ाया है, जिस स्कूल में पढ़ाया है वो ना ही एम्प्लॉयर का है ना ही उस स्कूल से अरेंजमेंट है, ऐसे कहीं पढ़ाया है, और एम्प्लॉयर ने जितना पढ़ाने में फीस लगी है उस फीस को वापस कर दिया है, उस फीस को रिम्बर्स कर दिया है, वापस कर दिया है एम्प्लॉय को, तो कहते हैं वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा, वो फुल्ली टैक्सेबल हो जाएगा। एम्प्लॉय ने फीस पे की और एम्प्लॉयर ने उस फीस को वापस कर दिया, या फिर डायरेक्टली भी अगर एम्प्लॉयर ने पे कर दिया और इस स्कूल से ना ही वो स्कूल एम्प्लॉयर का है ना ही वो स्कूल एम्प्लॉयर का है, और ना ही वो स्कूल जो है वो उसके साथ किसी प्रकार का अरेंजमेंट है, डायरेक्ट भी अगर एम्प्लॉयर ने पे कर दिया, तो जितना भी पेमेंट किया है, जितना भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने इंकर्ड किया है वो एक्चुअल एक्सपेंडिचर आपके लिए वैल्यू ऑफ परक्विजिट माना जाएगा और फुल्ली टैक्सेबल हो जाया करेगा। अच्छा
यहाँ पे एक चीज और, अगर एम्प्लॉय खुद पढ़ रहा है तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी खर्चा है, जितनी भी एजुकेशन फैसिलिटी है, कहीं भी दे, उसके लिए कॉन्टेक्ट कुछ होना जरूरी नहीं है, एम्प्लॉयर का स्कूल होना जरूरी नहीं है, कॉन्टेक्ट भी जरूरी नहीं है, कुछ भी जरूरी नहीं है, वो फुल्ली एग्जेम्प्ट हुआ करेगा। ओके सर, हमें बात समझ में आ जाती है। ये पढ़ लिया हमने। सर पानी पी लो। हाँ जी, हाँ जी। देखिएगा अगला, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय। ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी फॉर ट्रांसपोर्ट एम्प्लॉय, फ्री टिकट, यानी कि जो लोग रेलवे, एयरलाइंस, बस उसमें काम करते हैं, वो जो उसके जो एम्प्लॉयज होते हैं उनको फ्री में अगर टिकट मिल रही है कंपनी से, फॉर एग्जांपल एयरलाइंस में जो लड़कियां काम करती हैं, एयर होस्टेसेस, ठीक है, या केबिन क्रू या फिर पायलट जो भी हैं, जो लड़के लड़कियां हों, लड़के जो हैं, मान लीजिए कि जो भी केबिन क्रू हैं, एयर होस्टेस हैं और आपके जो पायलट हैं, उन सबको अगर फ्री टिकट दे रही है एयरलाइंस, ठीक है, कहीं आने जाने के लिए फ्री टिकट दे रही है अगर एयरलाइंस, तो फिर उसका क्या करेंगे? तो कहते हैं एयरलाइंस के एम्प्लॉय के लिए जो फ्री टिकट मिला है वो उनके लिए एग्जेम्प्ट है, उसकी वैल्यू उनके लिए टैक्सेबल नहीं होगी। रेलवे के कर्मचारी के लिए जो उनको फ्री टिकट मिल रही है वो उनके लिए एग्जेम्प्ट होगी। इसके अलावा कोई अदर एम्प्लॉय हो, उसको अगर फ्री टिकट मिली है तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगी, ठीक है। बात समझ में आती है? हाँ सर, बात समझ में आती है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है कार फैसिलिटी। क्या आ जाता है? कार फैसिलिटी। ओके, हाँ जी। तो कार फैसिलिटी देखेंगे। अब देखिए क्या होता है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कार दे रखी है साहब। हाँ जी, अब लोग कह रहे हैं भैया हमें भी मिल जाए, कौन सी जॉब है? अरे मिलती है साहब, बड़े बड़े लोगों को मिलती है, आपको भी मिल जाएगी। आप चार्टर्ड अकाउंटेंट जब बन जाएंगे और आप अगर कंपनी में सीएफओ और इन पोजीशन पे अगर पहुंच जाते हैं तो आपको भी ये कार वार उनकी तरफ से ही मिलता है, ठीक है। और हम लोग, आपको बताऊं मैं, आप अपने अगर आप सीए पढ़ रहे हो तो आप अपने फील्ड का, कॉमर्स फील्ड का अपेक्स पढ़ाई पढ़ रहे हो, इससे ऊपर कुछ है नहीं, ठीक है। तो आप अपनी क्षमताओं को कम ना आके, ठीक है, आप सबसे बढ़िया पढ़ाई पढ़ रहे हो, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। एवरीबॉडी रिस्पेक्ट, पता आपको सीए बनने की सबसे बड़ी वो क्या है? हर एक पर्सन आपकी रिस्पेक्ट करता है बहुत ज्यादा, ठीक है। वो मानते हैं कि भैया, और देखो इंसान उसी की रिस्पेक्ट करता है जिसको जानता है कि यार इस पर्सन में कुछ वो बात है जो मुझ में नहीं है। बात समझ में आती है? उसी की रिस्पेक्ट करता है इंसान, तो वो चीज है। तो आप उस चीज की पावर को समझें। बात समझ में आती है? हाँ सर। तो चलिए, तो देखिए आपको कार फैसिलिटी दी है, किसने दी है? एम्प्लॉयर ने दी है। कार फैसिलिटी आपको किसने दी है? एम्प्लॉयर ने दी है। अच्छा साहब, देखिएगा क्या कहते हैं। कहते हैं अगर कार इज ओन्ड और हायर्ड बाय एम्प्लॉयर, किसने हायर किया हुआ है या फिर किसकी है कार? कार का मालिक कौन है? एम्प्लॉयर है। या हायर पे किसने ले रखा है? एम्प्लॉयर ने ले रखा है, ठीक है। एंड यूज्ड बाय एम्प्लॉय एक्सक्लूसिवली फॉर, ठीक है, किसकी है कार? किसकी है सर? एम्प्लॉयर की है। और यूज कौन कर रहा है? एम्प्लॉय कर रहा है। और किस पर्पस के लिए कर रहा है? ऑफिशियल पर्पस के लिए। अरे यार, तो इसमें बुराई क्या है? कुछ भी टैक्सेबल नहीं करेंगे, कोई बेनिफिट ही नहीं है उसको। अरे भैया, एम्प्लॉयर की कार एम्प्लॉय अगर ऑफिस पर्पस के लिए यूज कर रहा है, सपोज कीजिए आप आर्टिकलशिप में हो, ठीक है, सर आपको कहते हैं, आपके सीए साहब कहते हैं, वैसे आप ये एग्जांपल थोड़ा गलत होगा, फॉर एग्जांपल फिर भी मैं बता रहा हूँ, आपके सीए साहब कहते हैं क्या, एक काम करो गाड़ी लो, इनकम टैक्स चले जाओ, ये बताओ, तो बताओ कोई आपको बेनिफिट हो गया क्या? क्या मजा आ गया, मैं तो गाड़ी चलाने, मैंने तो गाड़ी कभी देखी ही नहीं थी, पहली बार गाड़ी चलाने को मिल गया, ऐसा तो नहीं है। नहीं साहब। तो अगर आपने एम्प्लॉयर की कार किस पर्पस के लिए यूज किया है? एम्प्लॉयर के ही पर्पस के लिए, यानी ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज किया, तो इसमें आपको कोई बेनिफिट नहीं है, नथिंग शैल बी टैक्सेबल। ओके, हाँ जी सर। अच्छा, अब कार एम्प्लॉयर की ही है, एम्प्लॉय उसको यूज कर रहा है लेकिन अपने पर्पस के लिए यूज कर रहा है, पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है। तो सर जी हम पढ़ चुके हैं, अगर यहां पे यूज करने दे रहे हैं हम, आपको बात याद आ रही है? ऊपर आइए जरा, परक्विजिट नंबर 5 पर आइए, शायद 5 था, हाँ जी, ऊपर आइए। हाँ, एक सेकेंड, आ गए? हाँ जी सर, आ गए। देखिए जरा क्या लिखा हुआ है सर, यहाँ लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है सर कि अगर यूज करने दिया, एम्प्लॉयर आपको कुछ यूज करने के लिए दे रहा है। पिछली क्लास में मैंने पढ़ाया था, बट आप लोग की मेमोरी बड़ी वीक है, बादाम खाते नहीं हो, पिस्ता खाते नहीं हो, इसलिए आपको याद कुछ रहता नहीं है, इसलिए सुनो तो क्या कहते हैं, आपने मूवेबल असेट यूज करने के लिए दी गई है, आपको मूवेबल असेट यूज करने के लिए दिया गया है। अगर लैपटॉप, कंप्यूटर, टेलीफोन मिलता है तो कुछ भी टैक्सेबल नहीं होता है, लेकिन इसके अलावा कोई अदर एसेट अगर आपको यूज करने के लिए दी जाती है तो साल भर यूज करने के बेसिस पे, अगर हम क्या देखेंगे, एम्प्लॉयर उसका ऑनर है या फिर एम्प्लॉयर ने खुद उसको रेंट पे ले रखा है। तो अगर ऑनर होगा तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट पर एनम, एक साल यूज करने पे 10%,
उस एक्चुअल कॉस्ट का 10%, 50,000 का असेट है, अगर सपोज कीजिए 50,000 रुपीज का असेट है, ठीक है, 50,000 रुपीज का अगर असेट है, बात समझ में आती है, इफ असेट इज कॉस्टिंग ऑफ 50,000 रुपीज ओरिजिनली, तो उसका 10% इट मींस 5,000 रुपीज, 5,000 रुपए एक साल अगर इंप्लॉय यूज करेगा तो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। अच्छा, अगर मान लीजिए एम्प्लॉयर ने खुद किराए पर लेकर आपको दे दिया कि भैया तुम यूज करो, तो उस केस में जो भी एक्चुअल हायर चार्जेस हैं, ऑब्वियसली बात अपने पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो जो भी एक्चुअल हायर चार्जेस हैं, जो भी एम्प्लॉयर खुद पे कर रहा है हायर रेंट के रूप में, वही रेंट जो है वो आपके लिए टैक्सेबल मान लिया जाएगा। अब यहां हमारे केस में क्या है, गाड़ी किसकी है, गाड़ी एम्प्लॉयर की है, या फिर एम्प्लॉयर ने उसको किराए पर ले रखा है। अब वो आपको पर्सनल पर्पस के लिए यूज करने के लिए दे रहा है, कार आपको पर्सनल पर्पस के लिए यूज करने दे रहा है कि आप अपनी वाइफ घुमाओ, गर्लफ्रेंड घुमाओ, दीदी घुमाओ, बीबी घुमाओ, जो भी घुमाओ, ठीक है, उस पर्पस के लिए आपको दे रखा है। तो बताइए आपका किधर आएगा, क्या वो टेलीफोन और ये कंप्यूटर लैपटॉप है, नहीं साहब, ये है नहीं तो नील वैल्यू होगा नहीं, अदर एसेट में आएगा, वो कार आपका अदर एसेट में आएगा, बिल्कुल सर वो अदर एसेट में आएगा। तो फिर अदर एसेट में अगर ऑनर है, एम्प्लॉयर अगर ऑनर है तो 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट ले लेंगे, और अगर खुद कार रेंट पर लेकर आपको दे रखा है तो फिर एक्चुअल हायर चार्जेस आपके लिए क्या बन जाएंगे, आपके लिए टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्विजिट माना जाएगा। बात समझ में आती है क्या? हाँ सर, वापस आ जाइए अपने डिस्कशन पे। हाँ जी सर आ गए हैं। देखिए तो क्या कहते हैं, कार की फैसिलिटी है, ओके सर, कार की फैसिलिटी है, एम्प्लॉयर उसका मालिक है या फिर हायर पे एम्प्लॉयर ने ले रखा है और एम्प्लॉय को यूज करने के लिए दे रखा है। अगर एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस है तब तो भैया कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। एम्प्लॉयर की गाड़ी एम्प्लॉयर के काम के लिए नहीं चलाऊंगा तो किस काम के लिए चलाऊंगा, तो भैया उसमें तो कुछ आपका बेनिफिट है नहीं, तो टैक्सेबल होगा नहीं। हाँ, पर्सनल पर्पस, होनली आप पर्सनल, एक्सक्लूसिवली पूरी तरीके से आप अपने पर्सनल पर्पस में अगर उसको यूज कर रहे हो तो फिर उसमें क्या कहते हैं, फिर आपका यूज वाला केस बन जाएगा। तो 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट या फिर एक्चुअल हायर चार्जेस एज द केस में बी, विच एवर इज लोअर नहीं, विच एवर इज हायर नहीं। क्यों? जब ऑनर होगा, एम्प्लॉयर अगर ऑनर है तो फिर 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट पर एनम लेंगे, बात समझ में आती है। और यहां पर आपका अगर रेंट पर ले रखा होगा एम्प्लॉयर ने खुद, तो फिर एक्चुअल हायर चार्जेस लेंगे हम, ठीक है, जो भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है दूसरे पर्सन को रेंट के रूप में वो अमाउंट ले लेंगे। और यहाँ पे लिखेंगे एज द केस में भी, मतलब जैसा भी केस हो, अगर ओन्ड हो तो 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, और अगर ओन्ड नहीं है तो फिर जो भी एक्चुअल हायर चार्जेस एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो लेके चलेंगे साथ में। इसके अलावा अगर एम्प्लॉयर आपकी गाड़ी की मरम्मत भी करवाता है, रनिंग एंड मेंटेनेंस भी देता है, आपकी गाड़ी की मरम्मत भी कराता है, तो वो भी हम ले लेंगे। और अगर आपको शॉफर मतलब ड्राइवर होता है, ठीक है, ड्राइवर भी अगर आपको प्रोवाइड कर रखा है तो उसके रिस्पेक्ट में जो भी खर्चा, ड्राइवर की सैलरी, वो भी हम एक्चुअल सैलरी जो भी एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो हम ले लेंगे। और एम्प्लॉयर जो भी आपकी गाड़ी की मरम्मत में खर्चा कर रखा है वो भी हम ऐड कर लेंगे। यानी जो भी एम्प्लॉयर के जेब से जा रहा है वो आपके लिए टैक्सेबल होगा। ये तो हमने उठा लिया नोशनल वैल्यू जो कि यूज वाले में दिया रखा था, वो वाले से उठाया हमने, बात समझ में आती है। यूज वाले में दे रखा था वो नोशनल वैल्यू हमने उठा लिया। ये इसके अलावा जो भी रनिंग और मेंटेनेंस में आपकी गाड़ी को, मतलब उसकी कार है, आपको दे रखा है यूज करने के लिए, तो उसकी आप यूज करो तो टूट फूट हो रही है, उसका रनिंग मेंटेनेंस एटसेट्रा जो भी हो रहा है, तो कह रहे वो रनिंग मेंटेनेंस में जो भी खर्चा एम्प्लॉयर पे कर रहा है वो आपका ले लेंगे। अच्छा साहब, अगर ड्राइवर भी है तो वो भी ले लेंगे, बात समझ में आती है, वो भी ले लेंगे। ओके सर, बात समझ में हमको आ गई। अच्छा जी, अब आ जाइए इसके बाद कहते हैं, अब सुनेगा, अब हुआ दिक्कत, अब दिक्कत हुआ, क्या दिक्कत हुआ सुनिएगा। कहते हैं गाड़ी एम्प्लॉयर की है, नो डाउट, एम्प्लॉय उसको यूज कर रहा है, ठीक है, लेकिन अब बना देंगे खिचड़ी। देखिए एम्प्लॉयर की गाड़ी है, वो उसकी गाड़ी यानी ओन्ड है, या फिर उसने हायर पे लेकर आपको दे रखा है। किसको दे रखा है? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय उसको यूज कर रहा है, और पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस के लिए और पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस के लिए, ठीक है, उसका दोनों यूज कर रहा है। वो ऑफिस के लिए भी उसको चलाता है, ऑफिस के काम से इनकम टैक्स भी जाता है, और साथ ही साथ वो पर्सनल पर्पस के लिए भी यूज कर रहा है, अपनी बीवी को भी घुमाता है उस पर, ठीक है। तो फिर क्या करें? तो फिर हम देखेंगे कि भैया उसका रनिंग मेंटेनेंस कौन कर रहा है। हम ये देखेंगे उस गाड़ी का रनिंग मेंटेनेंस कौन कर रहा है। अगर उस गाड़ी का रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉयर कर रहा होगा तो क्या, और अगर एम्प्लॉय कर रहा होगा तो क्या। कहते हैं अगर रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉयर कर रहा होगा तो हम कार की कैपेसिटी देखेंगे, ठीक है, और एम्प्लॉय कर रहा होगा तो भी हम कार की कैपेसिटी देखेंगे। अगर कार की कैपेसिटी 1600 सीसी तक है तो फिर 1800 रुपए पर मंथ टैक्सेबल कर देंगे, 1800 रुपए पर मंथ हम टैक्सेबल करेंगे। और अगर कार की कैपेसिटी 1600 सीसी से ज्यादा है तो इसको हम 2400 रुपए पर मंथ टैक्सेबल करेंगे, एम्प्लॉय की सैलरी मानकर। बात समझ में आती है? एम्प्लॉय के लिए एज वैल्यू ऑफ परक्विजिट सैलरी मानकर टैक्सेबल करेंगे। ओके,
अच्छा, अगर एम्प्लॉय मेंटेन कर रहा है, एम्प्लॉय रनिंग और मेंटेनेंस कॉस्ट कौन दे रहा है? रनिंग मेंटेनेंस कॉस्ट कौन दे रहा है? एम्प्लॉय दे रहा है। तो कार की कैपेसिटी देखेंगे, अगर कार की कैपेसिटी 1600 तक है तो सिर्फ 600 रुपए पर मंथ हम टैक्सेबल करेंगे, बेनिफिट मान के। बात समझ में आती है? बेनिफिट मान के हम सिर्फ 600 रुपए पर मंथ टैक्सेबल करेंगे। और अगर 600 सीसी से ज्यादा है तो उस केस में 900 रुपए पर मंथ हम टैक्सेबल करके चलेंगे एम्प्लॉय के हैंड में। अच्छा, अगर गाड़ी के साथ ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है तो उसके रिस्पेक्ट में 900 रुपए पर मंथ शॉफर अगर अलग से प्रोवाइड किया गया है तो वो भी हम ऐड करके चलेंगे इस वैल्यू में। 182469 में 182469 में जो भी वैल्यू होगी उसमें हम 900 रुपए और पर मंथ के बेसिस पे ऐड करेंगे अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है तो। अच्छा सर ये वाला हमें फिर से बताएं। मैंने कहा बिल्कुल, देखिएगा साहब, देखिएगा क्या करना है। इजी है सब? हाँ इजी तो है, इजी तो है, बड़ा इजी है, कोई टेंशन नहीं। हाँ सर कोई टेंशन नहीं, देखिएगा क्या कहते हैं, ध्यान से सुनेंगे आप, बताएं साहब क्या करेंगे। देखिए कार फैसिलिटी, कार दे रखा है एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को, ठीक है। कार किसकी है? ऑनर कौन है? एम्प्लॉयर है। अच्छा, या फिर उस कार का एम्प्लॉयर नहीं है, एम्प्लॉयर ने खुद उसको किराए पर लेकर आपको दे रखा है। किसको दिया है? एम्प्लॉय को। एम्प्लॉय उसको यूज कर रहा है एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस। तो भैया ऑफिस के लिए चला रहा है तो उसमें उसका कोई बेनिफिट नहीं, इसलिए नथिंग शैल बी टैक्सेबल। अच्छा, अगर एक्सक्लूसिवली अपने पर्पस यानी पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है तो फिर कहते हैं वो तो यूज वाला केस बन गया। 10% पर एनम, 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट या फिर एक्चुअल हायर चार्जेस एज द केस में भी, उतना हम आपका वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान के टैक्स कर देंगे। ओके सर, बात समझ में आती है? अच्छा, इसके अलावा जो भी रनिंग एंड मेंटेनेंस या जितना भी रनिंग एंड मेंटेनेंस पे जो भी खर्चा एम्प्लॉयर कर रहा है वो भी टैक्सेबल करेंगे। साथ में ड्राइवर को जितनी सैलरी एम्प्लॉयर दे रहा है वो भी टैक्सेबल करेंगे अगर कुछ है तो। बात समझ में आती है? अच्छा सर, अगली बात, एम्प्लॉयर की कार है, एम्प्लॉय यूज कर रहा है लेकिन पार्टली फॉर ऑफिशियल और पार्टली फॉर पर्सनल, ठीक है, उससे दोनों काम करता है, इनकम टैक्स भी जाता है और अपनी पर्सनल बीवी भी घुमाता है, ठीक है। तो क्या होगा? तो कहते हैं रनिंग एंड मेंटेनेंस कौन कर रहा है, हमें ये देखना पड़ेगा। अगर रनिंग मेंटेनेंस एम्प्लॉयर कर रहा है तो कार की कैपेसिटी के हिसाब से टैक्स लगेगा। देखेंगे कार की कैपेसिटी कितनी है, अगर 1600 सीसी तक होगी, इसको 1.6 लीटर भी बोलते हैं, ठीक है, इसको 1.6 लीटर भी बोलते हैं। और आप कार के पीछे देख जाओगे, कोई भी कार देखना उसके पीछे ध्यान देना कितना लीटर लिखा हुआ है, ठीक है। जैसे मैं बताता हूँ, इनोवा 2.4 लीटर है, ठीक है, इनोवा इज 2.4 लीटर। सिमिलरली आपको मैं बताऊं, अगर फॉर्च्यूनर की बात करूं तो दैट इज 3.0, यानी कि 3.0 यानी 3000 सीसी की गाड़ी है, ठीक है। तो फॉर्च्यूनर आपकी 3.0 लीटर की है। तो कहते हैं अगर 1600 सीसी तक की गाड़ी है, अगर गाड़ी आपकी 1600 सीसी तक की है तो फिर 1800 रुपए पर मंथ के हिसाब से टैक्सेबल करेंगे, 1800 रुपए पर मंथ टैक्सेबल करेंगे। अगर 1600 सीसी से ज्यादा की गाड़ी है तो 2400 रुपए पर मंथ टैक्सेबल करेंगे। क्यों? ये देखिए ना, आपका खर्चा कौन पे कर रहा है? रनिंग एंड मेंटेनेंस भी कौन कर रहा है? एम्प्लॉयर कर रहा है, यानी आपको बेनिफिट ज्यादा हो रहा है, गाड़ी भी एम्प्लॉयर की और रनिंग मेंटेनेंस भी एम्प्लॉयर दे रहा है। तो उस केस में क्या कहते हैं, भैया अगर 1600 तक की है तो 1800 और 1600 से ज्यादा है तो 2400 रुपए, बेनिफिट ज्यादा आपको। लेकिन अगर एम्प्लॉय बोर्न कर रहा है ये सारी खर्चे, यानी रनिंग मेंटेनेंस कौन बोर्न कर रहा है? अगर एम्प्लॉय कर रहा है, तो उस केस में भैया आपको बेनिफिट कम है, सिर्फ कार का ही तो बेनिफिट है, उसमें भी आधा आप किसके लिए चलाते हो? ऑफिस के लिए चलाते हो। तो कहते हैं अगर 1600 सीसी तक की गाड़ी है तो 600 रुपए पर मंथ ऐड करेंगे, और अगर 1600 सीसी से ज्यादा की गाड़ी है तो फिर 900 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपकी वैल्यू में टैक्सेबल कर दिया जाएगा। ओके, हाँ जी सर, ओके। आगे देखिएगा क्या कहते हैं, अगर आपको ड्राइवर भी मिला है, इसके साथ साथ गाड़ी चलाने के लिए ड्राइवर भी मिला है, तो उसमें 900 रुपए पर मंथ अगर शॉफर भी आपको प्रोवाइड किया गया है इसके साथ, तो शॉफर मतलब ड्राइवर, अगर ड्राइवर भी आपको प्रोवाइड किया गया है तो 900 रुपए पर मंथ इसमें एक्स्ट्रा आपको दिया जाएगा। ओके, अच्छा देखिएगा, एक्चुअल एक्सपेंस इज इररेलेवेंट। क्या कहते हैं? एक्चुअल एक्सपेंस, आपका एक्चुअल एक्सपेंस आपने कितना किया है वो मेरे लिए रेलेवेंट नहीं है। फ्रैक्शन ऑफ द मंथ शैल बी इग्नोर्ड। यहां पर लिखा हुआ है 800 रुपए पर मंथ, 2400 रुपए पर मंथ, 600 रुपए पर मंथ, 900 रुपए पर मंथ और 900 रुपए पर मंथ, यहां पर भी लिखा हुआ है। ये जो पर मंथ ले रहे हैं वो होल मंथ लेंगे, फ्रैक्शन को इग्नोर कर दिया जाएगा, ठीक है। यानी कि अगर मान लीजिए 10 महीना 15 दिन चलाया गया तो ये इग्नोर कर देंगे, 15 दिन, सिर्फ 10 महीना कंसीडर किया जाएगा। बात समझ में आती है? 10 महीने के लिए 1800, 2400, 69 आपका जो भी होगा वो लेकर चलेंगे। 18, 24, 69, 18, 24, 69, बात समझ में आती है? हाँ सर, बात समझ में आती है। अच्छा, अब देखिएगा क्या कहते हैं, लास्ट पॉइंट कहते हैं, अगर एम्प्लॉय ने
इफ एम्प्लॉय हैज बीन, अगर एम्प्लॉय को प्रोवाइड किया गया है विथ मोर देन वन कार, एक कार से ज्यादा प्रोवाइड किया गया एम्प्लॉय को, बताइए साहब कितना लकी है कि एक से ज्यादा कार मिला हुआ है, ठीक है, विच आर नॉट यूज्ड एक्सक्लूसिवली फॉर ऑफिशियल पर्पस, और वो दोनों कार आपका स्पेशली ऑफिशियल पर्पस के लिए यूज नहीं होती है, तो कहते हैं वैल्यू ऑफ वन कार शैल बी, एक कार की वैल्यू क्या लेंगे 18, 24, 6, 9 और प्लस 900 रुपए ड्राइवर के लिए, ठीक है, जैसा भी हो 18, 24, 6, 9 एक कार की वैल्यू लेंगे, और दूसरी कार को ऐसा मानेंगे जैसे ये होली पर्सनल पर्पस के लिए है, दूसरी कार को ऐसा मानेंगे ये जैसे कि ये होली पर्सनल पर्पस के लिए है, और उसके लिए क्या लेंगे 10% पर एनम, अगर ओल्ड है, अगर ओन्ड है बाय एम्प्लॉयर तो, और अदरवाइज एक्चुअल हायर चार्जेस, एक्चुअल हायर चार्जेस, ठीक है, एज द केस में भी ऐसे मान के टैक्सेबल कर दिया जाएगा। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, बात समझ में हमें आती है। ओके, तो क्या कहते हैं, ध्यान से सुनेगा, कहते हैं कि देखिएगा एक्चुअल एक्सपेंस कितना हो रहा है हमें लेना देना नहीं है, हम बस ये देखेंगे कि रनिंग एंड मेंटेनेंस कर कौन रहा है, अब एक्चुअली में कितना हो रहा है उससे हमें लेना देना नहीं है, और फ्रैक्शन ऑफ द मंथ को हम इग्नोर कर देंगे, फ्रैक्शन ऑफ द मंथ को हम इग्नोर कर देंगे। दूसरी बात, अगर एक से ज्यादा कार मिली हुई है तो एक कार की वैल्यू कितनी लेंगे 18, 24, 6, 9, और दूसरे कार को ऐसा मानेंगे जैसे वो होली फॉर पर्सनल पर्पस है, और उसकी वैल्यू क्या ले लेंगे 10% पर एनम, 10% पर एनम ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, एक्चुअल कॉस्ट का, और दूसरे में क्या एक्चुअल हायर चार्जेस, अगर ओन्ड होगा तो 10% पर एनम लगेगा, और अगर एक्चुअल और रेंटेड होगा, अगर एम्प्लॉयर ने खुद रेंट पे ले रखा हो तो एक्चुअल हायर चार्जेस लेकर हम उसको टैक्स कर देंगे, उसको वैल्यू ऑफ परक्विजिट मानकर एम्प्लॉय की सैलरी में ऐड कर देंगे। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, बात समझ में हमें आती है। चलिएगा अगला देखिएगा। अच्छा जी साहब, अब देखिएगा अब जो है वो आपकी जो कार है वो अब एम्प्लॉयर की नहीं है, ठीक है, अब किसकी है? अब एम्प्लॉय की कार है साहब। अब कार किसकी है सर? एम्प्लॉय की है। तो देखिएगा क्या कहते हैं उसमें, अगर कार किसकी है? एम्प्लॉय की है, तो फिर क्या होगा? कहते हैं अगर कार इज ओन्ड या फिर हायर्ड बाय एम्प्लॉय, एम्प्लॉय की कार है, ठीक है साहब, एम्प्लॉय की कार हो गई। अब देखिएगा, और उसको यूज कौन कर रहा है? एम्प्लॉय ही कर रहा है, लेकिन किस पर्पस के लिए कर रहा है? एम्प्लॉय अपनी गाड़ी ऑफिशियल पर्पस के लिए अगर चला रहा है तो भैया उसको क्या बेनिफिट? उसके लिए कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा। ओके सर। अच्छा, यहाँ मैंने लिखा है बेवकूफ एम्प्लॉय है, ऑब्वियस सी बात है भैया, अपनी कार ऑफिस के काम के लिए चला रहा है तो उससे बड़ा बेवकूफ कौन होगा? तो कहते हैं बेवकूफ एम्प्लॉय साहब बेकार है बिल्कुल, ठीक है। तो अब देखिएगा अगली बार, अगला, अगर मान लीजिए एम्प्लॉय की कार है और एम्प्लॉय उसको अपने ही पर्सनल पर्पस के लिए, तो भैया हम समाज सेवा के लिए गाड़ी लिए हैं क्या? मेरी अगर एम्प्लॉय कार लेता है तो अपने लिए ही लेता है, ठीक है, अपने पर्सनल पर्पस में यूज कर रहा है तो कोई गुनाह नहीं कर रहा है, ठीक ही कर रहा है। हाँ सर, ठीक ही कर रहा है। लेकिन अगर उस कार के रिलेशन में एम्प्लॉयर ने जितने भी एक्चुअल चार्जेस किए हैं, एक्चुअल खर्चे किए हैं, मान लीजिए कभी गाड़ी खराब हुई तो रनिंग मेंटेनेंस किसने दे दिया? एम्प्लॉयर ने दे दिया, ठीक है, या जो भी उसके रिपेयर मेंटेनेंस पे, रनिंग मेंटेनेंस पे जो भी खर्चा एक्चुअली एम्प्लॉयर ने किया है, एक्चुअली एम्प्लॉयर ने किया है, केवल वही बेनिफिट है उसको और वही उसके लिए टैक्सेबल किया जाएगा। यानी अपनी गाड़ी, एम्प्लॉय की गाड़ी है, एम्प्लॉय की गाड़ी है, एम्प्लॉय ही चला रहा है, उसको पर्सनल पर्पस के लिए चला रहा है, तो उसमें कोई बेनिफिट नहीं है उसको, ठीक है। लेकिन हाँ, उस गाड़ी के रिलेशन में अगर एम्प्लॉयर ने, उस गाड़ी के रिलेशन में एम्प्लॉयर ने अगर कोई उसको फैसिलिटी दी है, एक्चुअल एक्सपेंसेस इंकर्ड बाय एम्प्लॉयर शैल बी टैक्सेबल, तो जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने किया उस गाड़ी के रिलेशन में, उसकी रनिंग मेंटेनेंस या फिर रिपेयर मेंटेनेंस अगर कभी करा दिया एम्प्लॉयर ने, तो या फिर मान लीजिए एम्प्लॉयर एम्प्लॉय साथ में जा रहे थे, एम्प्लॉय की गाड़ी से जा रहे थे, पता चला गाड़ी पंचर हो गई तो फिर पंचर बनवा दिया एम्प्लॉयर ने, तो वो कहते हैं वो आपका एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो एम्प्लॉयर ने किया है उस गाड़ी के रनिंग मेंटेनेंस या फिर रिपेयर मेंटेनेंस एक्सेट्रा जैसे भी किया हो, उस गाड़ी के रिलेशन में जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने किया है केवल वही बेनिफिट है और वही टैक्सेबल किया जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। बात समझ में आता है? हाँ सर। अगली बात, एम्प्लॉय की गाड़ी है, अच्छा एम्प्लॉय चला रहा है लेकिन उसको पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस और पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस चला रहा है, पार्टली फॉर ऑफिशियल पर्पस और पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस चला रहा है, तो कहते हैं देखिएगा जितना भी टोटल एक्सपेंस है, जितना भी टोटल एक्सपेंस है, चाहे ऑफिशियल चाहे पर्सनल, सब एक्सपेंस रख लीजिए, जितना एक्सपेंस किसने किया है? एम्प्लॉयर ने किया है, जितना भी एक्चुअल एक्सपेंसेस एम्प्लॉयर ने किया है उसमें से ये लिमिट घटाइए, कार यूज करने के लिए 1800-2400 घटाइए, 1800-2400 पर मंथ, और 900 रुपए शॉफर के लिए यानी ड्राइवर के लिए घटा लीजिए, जो भी बैलेंस बचेगा ये टैक्सेबल हो जाएगा इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय, इन द हैंड्स ऑफ एम्प्लॉय। यहां पे लिखा है अगर एक्चुअल एक्सपेंस आपके, एक्चुअल एक्सपेंस फॉर ऑफिशियल पर्पस ज्यादा है फॉर द लिमिट 1800, 2400 और 900, तो उस केस में एक्चुअल एक्सपेंस को घटाया जा सकता है, लेकिन उसके लिए आपको कंप्लीट डिटेल रखनी पड़ेगी, उसके लिए आपको कंप्लीट डिटेल रखनी पड़ेगी। बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। तो देखिएगा क्या कहते हैं, फिर से मेरी बात सुनिएगा, फिर से मेरी बात सुनिएगा और ध्यान से देखिएगा क्या कहा जा रहा है।
हाँ सर, देखिएगा बहुत सिंपल है। हाँ, ये देखिएगा क्या कहते हैं, कह रहे हैं आपकी कार किसकी है, एम्प्लॉय की है, ओन्ड बाय एम्प्लॉय या फिर हायर्ड बाय एम्प्लॉय, हायर्ड बाय एम्प्लॉय, ठीक है सर, हाँ सर, ओके। अब बताइए फिर क्या, और कहते हैं कि एम्प्लॉय ही उसको यूज कर रहा है, लेकिन किस लिए यूज कर रहा है सर, ऑफिशियल पर्पस के लिए। तो कहते हैं भैया एम्प्लॉय की कार एम्प्लॉय यूज कर रहा है, ऑफिस के लिए यूज कर रहा है, इससे बड़ा बेवकूफ एम्प्लॉय और कौन होगा, उसको उसमें बेनिफिट क्या है, कुछ भी नहीं, वो तो अपना बल्कि बेवकूफ है एकदम, है अपना वो कटवा रहा है ठीक है, सुनिए, तो नथिंग शैल बी टैक्सेबल, उसको कोई बेनिफिट नहीं है, बेवकूफ एम्प्लॉय, बिल्कुल बात समझ में आती है, अपनी गाड़ी ऑफिस से काम के लिए चला रहा है, बताओ। अच्छा, अगली बात, एम्प्लॉय की खुद की कार है, खुद के पर्पस के लिए चला रहा है, अपने पर्सनल, तो भैया समाज सेवा के लिए थोड़ी लिए थे, अपनी गाड़ी अपने ही पर्पस के लिए चलाएंगे, लेकिन हाँ उसके उस गाड़ी के रिलेशन में, अपनी गाड़ी खुद ही चला रहा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो कहते हैं भैया उस गाड़ी के रिलेशन में एम्प्लॉयर ने जो भी एक्चुअल एक्सपेंडिचर किया वो उसके लिए टैक्सेबल हो जाएगा। इसमें मैंने बताया कभी वो दोनों साथ में जा रहे थे, गाड़ी खराब हो गई, इंजन खराब हो गया, इंजन बदलवाना पड़ा, तो फिर कहते हैं वो जो एक्सपेंडिचर है अगर उसको एम्प्लॉयर ने किया तो फिर वो आपका टैक्सेबल हो जाएगा, एज अ बेनिफिट मान के, वैल्यू ऑफ परक्विजिट मान के एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल कर दिया जाएगा। अच्छा, एम्प्लॉय की गाड़ी है और एम्प्लॉय उसको पार्टली फॉर ऑफिशियल और पार्टली फॉर पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, पार्टली ऑफिशियल पार्टली पर्सनल पर्पस के लिए यूज कर रहा है, तो फिर हमें क्या करना है, जो भी एक्सपेंडिचर, टोटल एक्सपेंडिचर ऑफिस प्लस पर्सनल जोड़ जाड़ के किसने किया है, एम्प्लॉयर ने, जितना भी टोटल एक्सपेंडिचर एम्प्लॉयर ने किया है ऑफिशियल प्लस पर्सनल पर्पस सब ले दे के आप रख लीजिए, उसमें से 18-24 जैसा भी गाड़ी की कैपेसिटी देख के, गाड़ी कैपेसिटी अगर 1600 तक हो तो 1800 और 1600 से ज्यादा हो तो 2400 रुपए पर मंथ के हिसाब से आप घटा लीजिए, अगर ड्राइवर भी प्रोवाइड किया गया है तो 900 रुपए पर मंथ के हिसाब से ड्राइवर का घटा लीजिए। अच्छा, ये घटाने के बाद जो भी बैलेंस बचेगा वो टैक्सेबल कर दिया जाएगा। सर ये जो खर्चा दे रहे हैं आप, वो कह रहे हैं कि ये खर्चा घटा लीजिए, जो बच गया ये आपका बेनिफिट है, यही आपका परक्विजिट की वैल्यू है। वो कहते हैं भैया अगर ये खर्चा जो आप घटा रहे हैं ये एक्चुअल नहीं है, ये इस खर्चे से मेरा ऑफिशियल पर्पस जो है, ऑफिशियल पर्पस में इस जो खर्चा आप नोशनली नोटिफाई किए उससे ज्यादा है मेरा ऑफिस के लिए खर्चा। कहते हैं ठीक है, मैक्सिमम गाड़ी मेरी ऑफिस के लिए चलती है, तो कह रहे हैं ठीक है, तो आप एक काम कीजिए एक्चुअल वाला घटा लीजिए, आप काम कीजिए एक्चुअल वाला घटा लीजिए, एक्चुअल एक्सपेंसेस अगर मोर देन है द लिमिट ऑफ 1800, 2400, 900 रुपए पर मंथ, तो फिर एक्चुअल एक्सपेंडिचर हम आपको घटाने देंगे, प्रोवाइडेड दैट आपको पूरा डिटेल देना पड़ेगा कि कितना आपने खर्चा किया है ऑफिस पर्पस के लिए, उसका आपको पूरा डिटेल रखना पड़ेगा, तो फिर हम कर देंगे। बात समझ में आती है क्या? हाँ, और यहाँ पे भी सेम बात है कि फ्रैक्शन को हम इग्नोर कर देंगे, फ्रैक्शन ऑफ मंथ को हम इग्नोर कर देंगे। सर हमें समझ में आ गया, मैंने कहा ओके। अब देखिएगा आगे, आगे कुछ कहते हैं, क्या कह रहे हैं देखिएगा, एनी अदर परक्विजिट, इसके अलावा कुछ परक्विजिट हो तो वो फुल्ली टैक्सेबल हुआ करेगा। परक्विजिट आपका खत्म हो गया साहब, खत्म हो गया। हाँ, अब आपका चैप्टर भी खत्म हो गया, बस एक कॉन्सेप्ट है 89(1) का रिलीफ, ठीक है। हाँ सर, हमें बड़ी खुशी हुई, चैप्टर खत्म हो गया। सुनिएगा क्या कहते हैं, कहते हैं इसके अलावा कोई भी परक्विजिट होगा तो वो फुल्ली टैक्सेबल होगा, ठीक है, लेकिन फॉलोइंग परक्विजिट आपके लिए एग्जेम्प्ट हुआ करेगा। कौन कौन सा परक्विजिट सर, तो देखिएगा, टेलीफोन, मोबाइल बिल और रिम्बर्समेंट, अगर मोबाइल बिल और टेलीफोन का बिल अगर पे कर रहा है कौन, एम्प्लॉयर, या फिर आपने पे किया एम्प्लॉयर ने उसको रिम्बर्स कर दिया, तो वो फुल्ली एग्जेम्प्ट होगा। मोबाइल पे जितना मन में आप बात करो, एम्प्लॉयर से उसका पैसा ले लो, ठीक है, रात रात भर लगे रहो, दिन दिन भर लगे रहो, और मतलब पैसा ले लो एम्प्लॉयर से, तो वो पैसा आपके लिए एग्जेम्प्ट होगा, वो आपके लिए बेनिफिट मान के टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। अच्छा, आपके बच्चे को यानी एम्प्लॉय के बच्चे को स्कॉलरशिप मिली, तो वो स्कॉलरशिप भी एम्प्लॉय के लिए बेनिफिट नहीं मानी जाएगी, स्कॉलरशिप उसके हिसाब से मिली है, मतलब एम्प्लॉयर के, मान लीजिए आपका बच्चा एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ता है, आपका बच्चा कहाँ पढ़ता है, एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ता है, ठीक है, और इस स्कूल से उसको मिला क्या, स्कॉलरशिप, तो वो स्कॉलरशिप उसकी मेहनत से मिला है यार, वो बेनिफिट टू एम्प्लॉय नहीं है, वो बेनिफिट टू एम्प्लॉय नहीं है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। बात समझ में आती है, वो टैक्सेबल नहीं होगा। बात समझ में आया क्या? बिल्कुल सर, बात समझ में आ गया। अच्छा, अगली बात देखिएगा, कहते हैं क्या, अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कंसेशनल रेट पे कोई गुड्स बेचा है तो वो भी उसके लिए बेनिफिट मान के, है तो बेनिफिट लेकिन उसको टैक्सेबल नहीं करेंगे एज अ परक्विजिट मान के, ओके। अच्छा, नॉन मॉनेटरी परक्विजिट, जितने भी परक्विजिट मैंने अभी बताया उसमें जितने भी नॉन मॉनेटरी थे वो सब चीजें, तो उस पर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी है, मैं पढ़ा चुका हूँ ये, उस पर टैक्स पे करने की जिम्मेदारी किसकी है, एम्प्लॉई की है, लेकिन अगर उस पर टैक्स भी किसने पे कर दिया है, एम्प्लॉयर ने, तो फिर एम्प्लॉयर को उसकी डिडक्शन नहीं मिलती है और एम्प्लॉई के हाथ में वो एग्जेम्प्ट हुआ करता है। तो वही लिखा हुआ है कि भैया नॉन मॉनेटरी परक्विजिट पे टैक्स अगर एम्प्लॉयर ने पे कर दिया है तो वो एम्प्लॉई के लिए टैक्सेबल नहीं होगा और एम्प्लॉयर को उसकी डिडक्शन भी नहीं मिलेगी। बात समझ में आती है? ये 4 पॉइंट हमने पढ़े थे। मोबाइल और टेलीफोन बिल, इसका पेमेंट या रिम्बर्समेंट वो टैक्सेबल नहीं है। अच्छा,
एम्प्लॉय का बच्चा अगर एम्प्लॉयर के स्कूल में पढ़ रहा है, वहां से उसको स्कॉलरशिप मिली तो उसके मेहनत से मिल रही है यार, उसको तो मतलब उसको बेनिफिट मान के टैक्सेबल करो। कंसेशनल रेट पे अगर एम्प्लॉई को गुड्स बेचा जा रहा है, एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को गुड्स बेचा है, कंसेशनल रेट पे बेचा है, तो वो उसके लिए बेनिफिट मान के टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। ऑल दो बेनिफिट है बट बेनिफिट मान के टैक्सेबल नहीं किया जाएगा। सिमिलरली नॉन मॉनेटरी परक्विजिट अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को दे रहा है तो उस पर टैक्स पेमेंट करने की जिम्मेदारी भी प्राइमरी तो एम्प्लॉय की है, लेकिन अगर एम्प्लॉय की जगह एम्प्लॉयर कहता है कि मैं नॉन मॉनेटरी परक्विजिट दे रहा हूं, मैं उस पर वो भी दे दूंगा, मैं उस पर क्या दे दूंगा, टैक्स भी दे दूंगा, तो वो टैक्स जो होगा वो वैसे तो बेनिफिट है एम्प्लॉय के लिए, लेकिन एम्प्लॉय के लिए वो टैक्सेबल नहीं है, सेक्शन 10 में एग्जेम्प्ट है, ठीक है, वो टैक्सेबल नहीं है। हाँ, उसकी डिडक्शन भी एम्प्लॉयर को नहीं मिलती है, उसके रिस्पेक्ट में डिडक्शन भी एम्प्लॉयर को नहीं दी जाती है। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, बात समझ में आती है। चलिए क्वेश्चन करेंगे हम लोग। हाँ सर कराइए, देखिए क्या है। मिस्टर एक्स 48 साल के हैं, वो एक कॉस्ट अकाउंटेंट है और एम्प्लॉयड है ए लिमिटेड में, ठीक है, मुंबई में। ओके, ही गेट्स 2 लाख रुपीज पर मंथ, 2 लाख रुपए की सैलरी है, मिलती है। अरे कॉस्ट अकाउंटेंट है साहब, सीए सीएस सीडब्ल्यू में मिलती है इतनी सैलरी, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर, आप तो उस दिन 50,000 बता रहे थे, मैंने कहा वो अभी ना, वो पुराने होंगे यार, अरे तुम भी। हाँ तो सुनो, सैलरी के रूप में उनको मिलता है 2 लाख रुपीज पर मंथ। अच्छा, और 2 लाख रुपीज पर एनम एज बोनस। अच्छा, तो मतलब 2 लाख रुपए पर मंथ, यानी 12 दूना 24 लाख रुपए उन्हें सैलरी मिलता है और 2 लाख रुपए उन्हें बोनस मिल गया, तो यानी 26 लाख रुपए हो गया। ओके, बिसाइड्स ए लिमिटेड प्रोवाइड करती है फॉलोइंग फैसिलिटी टू मिस्टर एक्स, ठीक है, क्या फैसिलिटी देती है सुनिएगा। ट्रांसपोर्ट अलाउंस, कहीं लिखा है चार्टर्ड अकाउंट, अच्छा कॉस्ट अकाउंटेंट साहब जो हैं हमारे वो विकलांग है? नहीं साहब, ट्रांसपोर्ट अलाउंस केवल विकलांगों को विकलांगों का अलाउ होता है 3200 रुपए तक। हाँ सर पता है हमें, तो ये 1600 रुपए पूरा पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, तो 1600 मल्टीप्लाइड बाई 12 कितना आता है? 19200 सर, इतना भी तो गणित आपको आनी चाहिए, मैंने कहा मैं नहीं बताया, बकवास करते हो। 19200 ये हो गया। अच्छा सर आगे देखिएगा, ये टैक्सेबल है। ओके, मेडिकल फैसिलिटी इन अ हॉस्पिटल विच इज ओन्ड बाय ए, ये पूरा एग्जेम्प्ट है, ये एग्जेम्प्ट है, ये टैक्सेबल नहीं होगा, ये एग्जेम्प्ट है। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटी इन गवर्नमेंट हॉस्पिटल, ये भी एग्जेम्प्ट है। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटी इन अ प्राइवेट हॉस्पिटल, हॉस्पिटल इज अप्रूव्ड बाय गवर्नमेंट फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ये भी एग्जेम्प्ट है। अच्छा, मेडिकल फैसिलिटी इन एन हॉस्पिटल अप्रूव्ड बाय चीफ कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स, ये भी एग्जेम्प्ट है। बात समझ में आती है? हाँ सर। अगली बात, हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय ए लिमिटेड फॉर मिस्टर एक्स एंड हिज फैमिली, ये भी एग्जेम्प्ट है। अच्छा साहब, रिम्बर्समेंट बाय ए लिमिटेड ऑफ अदर मेडिकल एक्सपेंडिचर, अच्छा इसके कोई नेचर स्पेसिफाई नहीं किया तो ये टैक्सेबल हो जाएगा। अदर मेडिकल एक्सपेंडिचर का रिम्बर्समेंट है, अदर मेडिकल एक्सपेंडिचर का, इसका नेचर वेचर नहीं दिया, कहाँ किया कैसे किया, तो वो आपका एग्जेम्प्ट नहीं होगा, वो टैक्सेबल हो जाएगा। तो ये 18,000 टैक्सेबल है। तो आपका मेनली क्या क्या टैक्सेबल है? ये 19,200, ये 19,200, ये 18,000 और ऊपर का ये 24 लाख रुपए, ये 24 लाख 12 दूना 24 लाख और ये 2 लाख, ठीक है, तो 24 2 26 लाख रुपए, 26 लाख और ये 19,200, ये देखिए 24 लाख 2 लाख 19,200 और 18,000, ठीक है, 18,000 कहाँ गया? हाँ ये 18,000, बाकी सब एग्जाम्प्ट है आपका, बाकी सब एग्जाम्प्ट है, देखिए नील 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 सब एग्जाम्प्ट है। हाँ सर सब एग्जाम्प्ट है, टोटल कीजिए ये आ जाता है। अब आपका स्टैंडर्ड डिडक्शन बाकी है, याद आ रहा है स्टैंडर्ड डिडक्शन? हाँ सर, स्टैंडर्ड डिडक्शन देंगे अंडर सेक्शन 16 40,000 रुपीज की, और ये घटकर आपका इतना रुपए आ जाएगा। बात समझ में आती है? 40,000 रुपीज की अमाउंट ऑफ सैलरी और 40,000 रुपीज विच इज लोअर, उसकी डिडक्शन मिलती है, तो 40,000 की डिडक्शन आपको यहाँ पर दे दी जाएगी। अच्छा सर ये हो गया। ओ एक करेक्शन है इसमें, मैं आपको करके दे दूंगा। चलिए अब बात करते हैं क्या, सेक्शन 89(1) रिलीफ। रिलीफ अंडर सेक्शन 89 सबसेक्शन 1 क्या कहते हैं? रिलीफ कब मिलता है? एरियर जब मिल जाता है तब, और एडवांस जब मिल जाता है तब। मेरी बात समझना, समझो मेरी बात को। आपने पढ़ा है कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, आपने पढ़ा है कि सैलरी इज टैक्सेबल ऑन ड्यू और रिसीट विच एवर इज अर्लियर, दोनों में से जो भी पहले हो जाए। बात समझ में आती है? हाँ सर, तो समझिएगा मेरी बात, अगर आपको एडवांस सैलरी मिली, एडवांस सैलरी आपने पिछले महीने के मतलब सॉरी अगले महीने की सैलरी आपने कहा सर मुझे पहले दे दीजिए, एम्प्लॉयर ने आपको एडवांस सैलरी दे दी, पहले ही सैलरी दे दिया उन्होंने, ठीक है, सैलरी उन्होंने पहले ही दे दिया, तो फिर क्या होगा बताओ साहब? सर अगर उन्होंने मेरे को सैलरी पहले दे दिया है तो फिर उस केस में क्या होगा? मुझे रिसीव हो गया तो रिसीट ड्यू नहीं हुआ क्योंकि आपने काम नहीं किया, तो काम नहीं किया तो अभी ड्यू नहीं हुआ, लेकिन रिसीट बेस पे वो पहले ही टैक्स कर दिया जाएगा, ये हो जाएगा आपके लिए टैक्सेबल। हाँ सर बात समझ में आती है, ये टैक्सेबल हो जाएगा रिसीट बेसिस पे। लेकिन जरा आप सोचो, ये अगले महीने की सैलरी है, ये अगले महीने की सैलरी है, और आपने अगर अभी इसको ले लिया, ये रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगा। तो अगर ये सैलरी मोटी है तो आपका स्लैब रेट अफेक्ट हो सकता है। सर नहीं समझ में आया? अच्छा देखो मैं बताता हूँ,
सपोज कीजिए, अब थोड़ा सा ऐसा लेते हैं, ये पीरियड चल रहा है 18-19 का, ठीक, अगला होगा 19-20 का। आपने अगले साल 19-20 की आधे 6 महीने की सैलरी, आपने कहा सर मुझे घर बनवाना है, मुझे सैलरी एडवांस में दे दीजिए अगले साल की। उन्होंने कहा ठीक है, कितने महीने की? उन्होंने कहा 6 महीने की। सपोज कीजिए इसकी सैलरी थी 2 लाख रुपए, तो यानी कि ये 6 महीने की सैलरी 18-19 में ही एडवांस में ले लेता है, ठीक है। तो एडवांस में इसने 12 लाख रुपए ले लिया, बात समझ में आती है, 12 लाख रुपए ले लिया। अब बताओ, अब इसकी पहले से सैलरी थी, सपोज कीजिए इस महीने की सैलरी भी इसकी 2 लाख थी, मतलब इस साल की सैलरी, तो ये 24 लाख रुपए पहले ही पाता था। हाँ सर, 24 लाख इस साल की सैलरी थी, लेकिन 12 लाख रुपए चूंकि इसने एडवांस में ले लिया, अगले साल की 6 महीने की सैलरी इसने एडवांस में ले लिया, इट मींस इसको 36 लाख रुपए मिलेगा, और ये रिसीट बेसिस पे पूरा 36 टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ सर, रिसीट बेसिस पे पूरा 36 टैक्सेबल हो जाएगा। हाँ सर, लेकिन अगर कायदे से देखा जाए तो ये जो 12, इससे क्या होगा, इसका स्लैब रेट बिगड़ जाएगा बाबा, इसका स्लैब रेट बिगड़ जाएगा। हाँ सर, स्लैब रेट बिगड़ जाएगा, बहुत ज्यादा टैक्स लग जाएगा इसके ऊपर। हाँ, तो वही कहते हैं कि अब सुनिएगा, अगर ये सैलरी आपने एडवांस नहीं ली होती, आपको इसी साल मिली होती, तो फिर आप पे उतना टैक्स नहीं लगता जितना इस साल लग गया। बात समझ में आती है? हाँ सर, आपने एग्जांपल एक्चुअली सर गलत ले लिया है। क्यों? क्योंकि 10 लाख के ऊपर हाईएस्ट स्लैब हो जाता है, और आपने 20 लाख यहीं ले लिया, 24 लाख यहीं ले लिया। मैंने कहा हाँ, बात तो सही कह रहे हो आप लोग, ठीक है। मैंने कहा बात तो आप लोग सही कह रहे हो, तो चलो एक काम करते हैं, एग्जाम्पल थोड़ा सा ठीक कर देते हैं, ठीक है। चलिए फिर से सुनिएगा, सपोज कीजिए इनकी सैलरी है 50,000 रुपए, खुश, 50,000 रुपए पर मंथ, तो इनकी साल भर की सैलरी कितनी है? 6 लाख रुपए, ठीक है। अगले साल का इन्होंने क्या किया, अगले साल का, और 6 महीने नहीं पूरे साल का इन्होंने पहले ही एडवांस मांग लिया। उन्होंने कहा अगले साल फ्री में काम करूंगा सर, मुझे काम करो, मुझे सैलरी एडवांस में दे दीजिए क्योंकि मुझे घर बनवाना है। उन्होंने कहा ठीक है, ये 50,000 की सैलरी पूरे साल की 12 महीने की उन्होंने एडवांस में मांग ली, तो ये भी 6 लाख, ये हो गया 12 लाख। रिसीट बेसिस पे 12 लाख पे टैक्स लगेगा, रिसीट बेसिस पे 12 लाख पे टैक्स लगेगा। अच्छा, इस साल क्या होगा, इस साल ड्यू होगा लेकिन रिसीट नहीं होगा, तो कहते हैं भैया सुनो, अगर ये 6 लाख आपको एडवांस नहीं मिला होता तो इस साल मिला होता। हाँ सर, तो इस साल आप किस स्लैब में होते हैं? सर पहले 5 लाख तक तो हम लोग 5% के स्लैब में होते हैं, उसके बाद 10% के स्लैब, सॉरी 20% के स्लैब में होते हैं। मैंने कहा हाँ, आप 20% स्लैब में होते हैं। इस साल भी आप किस परसेंट के स्लैब में होते हैं? आप 20% के स्लैब में होते हैं। सिर्फ 6 लाख मिला होता तो कहते हैं हाँ, लेकिन ये 6 लाख मिल जाने से, रिसीट बेसिस पे टैक्स लग जाने से आपका स्लैब बिगड़ गया। अब आप 12 लाख इनकम हो गई, आप 30% के स्लैब में चले गए। कहते हैं हाँ, इस हिसाब से आपको चूना लग सकता है। कह रहे हैं हाँ जी सर, तो उसलिए आपको रिलीफ देंगे अंडर सेक्शन 89(1). मैंने कहा ओके। सिमिलरली देखिएगा एक चीज और, आपको पता है कि सैलरी पे टैक्स लगता है ड्यू और रिसीट विच इज अर्लियर बेसिस पे। अब सपोज कीजिएगा होता क्या है, सपोज कीजिएगा हुआ ये कि एरियर मिला आपको। एरियर क्या होता है? मैंने बताया था डिस्प्यूटेड सैलरी। कौन सी सैलरी? डिस्प्यूटेड सैलरी, ठीक है। या फिर जो आपके रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से बढ़ जाती है सैलरी, उसे बोलते हैं रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से जो सैलरी बढ़ जाती है उसको भी हम क्या बोलते हैं? एरियर ऑफ सैलरी। तो ये पहले पता ही नहीं होती कि मिलेगी, ये पहले पता ही नहीं होता, डिस्प्यूट चल रहा है ना, मुकदमा चल रहा है, पता नहीं मेरे को सैलरी मिलेगी एक्स्ट्रा या नहीं मिलेगी। मैं लड़ रहा हूँ कि भैया मुझे ज्यादा सैलरी चाहिए, उस बात के लिए मैं लड़ रहा हूँ। मिल भी सकती है, नहीं भी मिल सकती है। अगर मान लो मिल गई तो रिसीट बेसिस पे, क्योंकि पहले ड्यू कैसे बोले यार, कंफर्म ही नहीं है, तो इसलिए ड्यू के बेसिस पे टैक्स लगा नहीं सकते, रिसीट बेसिस पे ही लगेगा एरियर ऑफ सैलरी। और आप पढ़ भी चुके हो, एरियर इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट, एडवांस इज टैक्सेबल ऑन द बेसिस ऑफ रिसीट। कहने का मतलब ये है कि जिस साल भी ये एरियर मिलेगा उस साल टैक्स लगेगा। हाँ, और उस साल टैक्स लगने से वो स्लैब रेट गड़बड़ हो जाएगा। स्लैब रेट गड़बड़ हो जाएगा ऐसा गारंटी नहीं है, गड़बड़ हो सकता है, स्लैब रेट गड़बड़ हो सकता है। हाँ सर, स्लैब रेट अगर गड़बड़ हो जाएगा तो मेरे साथ हरासमेंट हो जाएगा, क्योंकि ये पैसा जो मुझे एरियर का मिल रहा है वो रेट्रोस्पेक्टिव मिला है, यानी वो है पिछले सालों का जो मुझे मिल अभी रहा है, तो उस पर टैक्स भी पिछले सालों में लगना चाहिए, अभी नहीं लगना चाहिए। बात समझ में आती है? तो उसी समस्या का समाधान करने के लिए आया 89(1) का रिलीफ। मैंने आपको बताया था कि मैं एडवांस और एरियर के बारे में बाद में डिस्कस करूंगा, यही डिस्कशन था। बात समझ में आ रही है? क्या होता है, एडवांस और एरियर को रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल किया जाता है। बात समझ में आती है? एडवांस क्यों होता है? क्योंकि चार्जिंग सेक्शन कहता है ड्यू और रिसीट विच इज अर्लियर, तो रिसीट पहले हो गया इसलिए एडवांस टैक्स हो जाता है। एरियर क्यों होता है? क्योंकि भैया कंफर्मिटी नहीं थी, पता ही नहीं था कि हमें मिलेगा कि नहीं मिलेगा, क्योंकि वो डिस्प्यूटेड सैलरी है या फिर रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से मिली, तो भैया आपको अकल तब नहीं आई, अभी सडनली से आई है, किसी को पता ही नहीं था कि सैलरी मिलेगी। तो चूंकि पता ही नहीं था इस वजह से वो रिसीट बेसिस पे ही टैक्सेबल होती है, एरियर ऑफ सैलरी, डिस्प्यूटेड सैलरी है। ओके,
तो अब क्या कहते हैं, अब आपको जब सैलरी मिल चुकी है, अब आपको सैलरी मिल चुकी है तो रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल हो रही है। चूंकि वो सैलरी आपको रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल हो रही है तो हो सकता है इस साल का आपका स्लैब रेट गड़बड़ हो जाए, आपकी इनकम हायर स्लैब में चली जाए, और ऑल्दो अगर वो उसी साल मिली होती जिस साल की है, वो जिस साल से वो रिलेट करती है, जिस साल की सैलरी मिली है आपको उसी साल मिली होती तो आपका शायद स्लैब नहीं बिगड़ता। तो अभी चूंकि आपको रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल कर रहे हैं तो आपका स्लैब बिगड़ सकता है, बिगड़ गया हो तो उस बिगड़ जाने की वजह से आपके साथ एक हरासमेंट हो गया, आपके साथ एक हरासमेंट हो गया। तो उस चीज को दूर करने के लिए 89(1) का रिलीफ लाया गया, 89(1) का रिलीफ लाया गया। तो बात समझ में आया, 89(1) का रिलीफ कब लगेगा, जब एरियर हो और या फिर एडवांस हो, या आपको या तो एरियर ऑफ सैलरी मिला हो या फिर एडवांस सैलरी मिल गया हो, तब लगेगा। हाँ जी सर। स्टेप 1 कैसे कैलकुलेट करते हैं, रिलीफ कितना मिलेगा, ये है रिलीफ, ये है रिलीफ। रिलीफ कितनी राहत दी जाएगी उसको हम कंप्यूट करने चल रहे हैं। कह रहे हैं सबसे पहले कैलकुलेट कीजिए टैक्स पेबल, कितना आपका टैक्स बनता है, ठीक है। कैसे, ऑफ द प्रीवियस ईयर इन विच एरियर या फिर एडवांस सैलरी इज रिसीव्ड, जिस साल आपको रिसीव हुआ है, जिस साल आपको एरियर या एडवांस रिसीव हुआ है, रिसीट वाले ईयर में जो आपको एडिशनल सैलरी मिली है उसको इंक्लूड करते हुए और जो एडिशनल सैलरी मिली है उसको एक्सक्लूड करते हुए आप टैक्स पेबल निकालिए। समझ में आती है, आप टैक्स पेबल निकालिए एडिशनल सैलरी को इंक्लूड करते हुए और एडिशनल सैलरी को एक्सक्लूड करते हुए। कर लिया साहब, हाँ सर। अच्छा, अब स्टेप 2 में इस ए और बी का डिफरेंस ले लीजिए, इस ए और बी का डिफरेंस ले लीजिए। ये स्टेप 1 और 2 नहीं है, ये ए और बी है, आपकी बुक में मैं करेक्ट कर दूंगा, ठीक है। सुनिए, तो कहते हैं ये जो ए और बी का डिफरेंस ले लीजिए स्टेप 2 में, ले लिया, हाँ सर। अब ये क्या हुआ, ये कहते हैं भैया कि ये रिसीट, देखिए एडिशनल सैलरी जो थी वो आपको मिल गई, आपने उसको इंक्लूड करके टैक्स निकाल दिया। आप कह रहे हो भैया कि अब चूंकि एडिशनल सैलरी मुझे मिली है तो उस वजह से मुझे, अगर मैं इसको रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल करूं तो मुझे इतना देना पड़ेगा, ठीक है। और अगर ये मुझे नहीं मिली होती तो मुझे कितना देना पड़ता, बात समझ में आ रही है। तो इन दोनों का डिफरेंस निकाल लो, यानी ये आपको एक्सेस देना पड़ेगा, ये आपको एक्सेस देना पड़ेगा, हाँ सर ये मुझे एक्सेस देना पड़ेगा, ठीक है, ये चीज हो गया। अच्छा जी, आगे देखिए फिर क्या होता है, कहते हैं अब उस साल में जाओ जिस साल का है, कहते हैं कैलकुलेट कीजिए टैक्स पेबल फॉर एवरी प्रीवियस ईयर टू विच एडिशनल सैलरी रिलेट। अब आप उस साल की इनकम मान के, ये सैलरी इस साल की तो है नहीं भैया, एडवांस भी मिला तो आपने अगले साल की थी सैलरी, तो आप उस साल का इनकम में कैलकुलेट करो, ठीक है। और अगर एरियर भी मिला है तो आपको पिछले सालों के रिस्पेक्ट में मिला है, तो कहते हैं अब पिछले सालों के रिस्पेक्ट में आप निकालो इसको, पिछले सालों का टैक्स आप दोबारा कैलकुलेट करो। तो कहते हैं पिछले सालों का आप ऐसे कीजिए कि एडिशनल सैलरी छोड़ के, एडिशनल सैलरी छोड़ के आप टैक्स कैलकुलेट कीजिए, और एडिशनल सैलरी को कंसीडर करते हुए पिछले सालों की जो इनकम थी उसमें एडिशनल सैलरी जोड़ के फिर से टैक्स कैलकुलेट कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से क्या आएगा, इस तरह से ये आएगा कि मैंने कितना, सुनो, जब आप छोड़ रहे हो एडिशनल सैलरी छोड़ के तो इतने पे तो आपको टैक्स लगा होगा, इतने पे टैक्स लगा होगा, हाँ सर इतने पे टैक्स लगा होगा। अब एडिशनल सैलरी आप जोड़ रहे हो, आप कह रहे हो भैया एडिशनल सैलरी उसी साल अगर मिल जाती, मुझे मुकदमा मेरा उसी साल फाइनल हो जाता, उसी साल मुझे एडिशनल सैलरी मिल जाती तो फिर मुझे कितना लगना चाहिए, ये आप क्या निकालो, लगना चाहिए, इतना लगना चाहिए था, इतना लगना चाहिए था, लेकिन इतना ही लगा होगा। इन दोनों का डिफरेंस ले लो, ए और बी जो स्टेप 3 में कैलकुलेट किए हैं आप लोग, उसका डिफरेंस ले लीजिए स्टेप 4 में, ठीक है। तो अब कहते हैं ये निकाल लिया आपने, अब कहते हैं जिस जिस साल से रिलेट करता है, आप ये देखिए आप कैसे निकालो, टैक्स पेबल फॉर एवरी प्रीवियस ईयर जिससे वो एडिशनल सैलरी रिलेट करती है। तो हो सकता है कई सालों का आपको एरियर एक साथ मिला हो, तो फिर कहते हैं जितना भी आपको ये डिफरेंस आया ना, ये डिफरेंस जितना आया उन सबको आप एग्रीगेट कर लीजिए, बात समझ में आती है, उन सबको आप एग्रीगेट कर लीजिए। उसके बाद स्टेप 2 माइनस स्टेप 4 कर दीजिए। आप समझिए इतना एक्सेस देना पड़ेगा और इतना लगना चाहिए था, इतना ही लगा होगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आएगा कि गवर्नमेंट को मुझे इतना और देना है, गवर्नमेंट को मुझे कुछ पैसा और देना है, इतना और देना है, ठीक है। तो इन दोनों को आप घटा लेंगे तो आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) आ जाएगा। बात समझ में आती है सर? फिर से एक बार मैंने कहा देखिए एक एग्जाम्पल करेंगे हम पहले, चलिए पहले मैं इसको समझाऊंगा, फिर एक एग्जाम्पल करेंगे, फिर इसको समझेंगे, फिर उसके बाद चैप्टर खत्म, ठीक। मेरी बात सुनिए, मैंने क्या कहा, मैंने ये कहा, सुनिएगा, जब आपको एडवांस मिल जाता है या एरियर मिल जाता है,
जब आपको एडवांस मिल जाता है या फिर एरियर मिल जाता है। तो एडवांस मिलता है तो वो अगले साल का है, वो आपको इसी साल मिल गया। एरियर मिला तो पिछले साल होगा, आपको इस साल मिल गया, तो आपके साथ गड़बड़ हो गई साहब, आपका स्लैब रेट बिगड़ सकता है। तो उससे आपको ज्यादा टैक्स पे करना पड़ सकता है, क्योंकि एरियर और एडवांस रिसीट बेसिस पे टैक्सेबल होता है। तो उस बात के लिए रिलीफ देने के लिए आपको सेक्शन आया 89(1). बात समझ में आती है? हाँ सर। क्या करेंगे इसके अंदर, सुनेगा। कहते हैं क्या, आप टैक्स पेबल कैलकुलेट कीजिए, टैक्स पेबल कैलकुलेट कीजिए एडिशनल सैलरी को जोड़ के और एडिशनल सैलरी को छोड़ के। किस साल, जिस साल आपको एडिशनल सैलरी या फिर एरियर ऑफ, मतलब ये जो एरियर या एडवांस है वो आपको रिसीव हुआ है, जिस साल आपको रिसीव हुआ है उस साल आप एडिशनल सैलरी को छोड़ के टैक्स निकालिए और एडिशनल सैलरी को जोड़ के टैक्स निकालिए। निकाल लिया? हाँ। कहते हैं इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। ले लिया साहब, डिफरेंस ले लिया। फिर कहते हैं जिस साल की ये सैलरी थी, एडिशनल सैलरी जिस साल की है, जिस साल से ये एडिशनल सैलरी रिलेट करती है, उस साल का टैक्स पेबल निकालिए एडिशनल सैलरी जोड़ के और एडिशनल सैलरी छोड़ के, और इसका डिफरेंस ले लीजिए। कहते हैं हाँ बस, अब बस 2 - 4 कर दीजिए, यही आपका रिलीफ अंडर सेक्शन 89(1) आ जाएगा। बात समझ में आती है? हाँ सर। चलिए एक क्वेश्चन करेंगे जरा हम लोग, क्वेश्चन नंबर 27 आ जाइए जरा। इन केस ऑफ मिस्टर हरी हु टर्न्ड 65 ईयर ऑन 28 मार्च 19 को, इन्फॉर्मेशन दी हुई है उनकी सैलरी के रिगार्डिंग, प्रीवियस ईयर 18-19 की कितनी, 10,20,000 रुपए। उनको एरियर ऑफ सैलरी मिला है 3,45,000 रुपए, ठीक है। लेकिन ये 3,45,000 एरियर है, वो इस साल से रिलेट नहीं करता है, ठीक है। तो वो कह रहे हैं, देखिए क्या बाइफर्केशन है वो बताता हूँ। 2012-13 का मेरा सैलरी उस समय मुझे मिला था 7,10, और उस साल का एरियर बनता है 1,03,000। उस समय मुझे 7,10,000 मिला था, ठीक है। रिसीट हुआ था मुझे 7,10, लेकिन बनता था मेरा 1,03,000 और जो मुझे नहीं मिला, जो मुझे अभी जाके मिला है। अच्छा, 13-14 में 8-25 की सैलरी मिली थी, लेकिन 1,17,000 रुपए जो मुझे एरियर अभी मिला है वो उस साल से रिलेट करता है, 13-14 से, ठीक है। और 14-15 में मुझे 9,50,000 रुपए मुझे मिला था, लेकिन उस साल का 1,25,000 रुपए और था जो मुझे मिला नहीं था, जो मुझे अब मिला है एरियर के रूप में, ठीक है। तो क्या कहते हैं, और ये फिर 89(1) में रिलीफ हमसे मांग रहे हैं। और ये आपको स्लैब दे रखा है कि 12-13 का स्लैब क्या था, 60 साल के थे तो, और 60 साल के नहीं थे तो क्या, ठीक है। तो वो स्लैब दे रखे हैं। 13-14 का स्लैब दे रखे हैं, 14-15 का स्लैब दे रखे हैं। बात समझ में आती है? हाँ सर, बात समझ में आती है। उसके बाद कह रहे हैं सेस वेस उस समय 2% था, अभी 4% है ना। उस समय एजुकेशन सेस 2% और 1% आपका था SHEC, ठीक है, SHEC, कोई दिक्कत नहीं। तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले स्टेप 1, इस साल जो सैलरी है, इस साल की सैलरी कितनी है सर, इस साल की सैलरी है 10,20,000, 10,20,000 इस साल की सैलरी है। उसमें हम 345 जोड़ के टैक्स निकालेंगे और 345 छोड़ के टैक्स निकालेंगे। निकालिए स्टेप 1 में, देखिए ये सैलरी रखा, उसमें 345 जोड़ के टैक्स निकाला। ये सैलरी रखा, उसमें 345 छोड़ के उन्होंने टैक्स निकाला। यहाँ पे ये टैक्स आया, यहाँ पे ये टैक्स आया, उसमें उन्होंने यहाँ पे देखिए HEC 4% ऐड किया। समझ में आती है? यहाँ पे 4% ऐड किया क्योंकि ये इस साल का है, ये ऐड कर दिया, ये आ गया इनका ये। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, बताइए कितना आया। 228,280 माइनस 120,640। बात समझ में आती है? ये आता है 107,640। कितना आता है डिफरेंस सर? ये आता है 107,640। ओके, बात समझ में आया? हाँ सर। हमने क्या किया, इस साल जिस साल रिसीव हुआ है उस साल हमने एरियर जोड़ के और एरियर छोड़ के टैक्स निकाल लिया, दोनों का डिफरेंस ले लिया। 2 स्टेप खत्म हो गए हमारे। अब आ जाओ, ये सैलरी जिस साल रिलेट करती है उस सालों में कितना मिला था, उस पर कितना टैक्स था, और कितना मिलना चाहिए था उस पर कितना टैक्स बनता है। यानी एक बार एरियर जोड़ के और एक बार एरियर छोड़ के हमें टैक्स निकालना है, ठीक है। तो देखिए इस साल का था 1,03,000, किस साल का, 12-13 का। तो आ जाइए जरा, 12-13 की इनकम थी 710, तो 710 में 1,03,000 जोड़ के और 710 में 1,03,000 छोड़ के हमने टैक्स निकाला। समझ में आया? हाँ सर। तो ये देखिए क्या कहते हैं, उस पर हमने फिर सेस जोड़ा सिर्फ 3%, वहाँ 4% नहीं जोड़ा, उस समय का रेट लगाएंगे ना, जिस समय की सैलरी है उस समय का रेट लगाएंगे। तो ये हमने सैलरी पे स्लैब लैब के हिसाब से हमने टैक्स निकाल लिया, इतना आया, इतना आया। हम कह रहे हैं इतना देना हमें चाहिए था, इतना देना हमें चाहिए था। क्यों भैया, ये एरियर इस साल का नहीं है, उसी साल का है, तो हमको कायदे से तो इतना देना चाहिए था, बट हमको एरियर मिला ही नहीं था उस साल, तो हमने इतना ही दिया होगा, इतना ही दिया होगा। यानी कितना कम दिया होगा गवर्नमेंट को, 100,837 माइनस 78,280, हमने 22,557 रुपया कम दिया। इधर इधर के लिए 12-13 के लिए मैंने 22,557 रुपया कम दिया गवर्नमेंट को। बात समझ में आती है? सिमिलरली दूसरे साल का कितना था, दूसरे साल की इनकम थी 825 और ये था 117। तो क्या कहते हैं, कहते हैं भैया एक बार 825 में 117 जोड़ के और 825 में 117 छोड़ के
आप इस पे टैक्स निकालिए, ये आया, ये आया, कहते हैं हमें इतना देना चाहिए था, 1,38,638 रुपए देना चाहिए था, पर हमने दिया कितना होगा, 1,02,485। तो यानी हमने गवर्नमेंट को कितना कम दिया, 138,638, ठीक है, माइनस 102,485, ठीक है, ये आता है 36,153, ये आता है आपका 36,153, ठीक है, ये इतना हमने गवर्नमेंट को कम दिया। अच्छा, अगले साल का सैलरी हमें 950 मिला था और 125 उसी साल को और मिलना चाहिए था। तो क्या कह रहे हैं, कह रहे हैं एक बार जोड़ के एक बार छोड़ के, 950 में एक बार जोड़ दीजिए और उस पर टैक्स निकाल लीजिए इतना, 950 में एक बार छोड़ दीजिए और उस पर टैक्स निकाल लीजिए इतना। कहते हैं इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, कितना, 1,51,925 माइनस 1,18,450, ये आता है 33,475, कितना आता है 33,475। इतना हमने गवर्नमेंट को कम दिया, हमें देना चाहिए था 1,51,925, बट हमने दिया 1,18,450, क्यों, मिला ही नहीं था। तो कहते हैं इतना हमने गवर्नमेंट को कम दिया। तो टोटल हमने कितना गवर्नमेंट को कम दिया, 33,475 प्लस 36,153 प्लस 22,557, हमने टोटल गवर्नमेंट को 92,185 रुपया कम दिया है, 92,185 रुपया कम दिया है। ओके, हाँ सर, 92,185 रुपया कम दिया है। अच्छा, ये बताइए इस साल अगर आपको टैक्स लग गया, इस साल अगर आपको टैक्स इसमें जोड़ के हम लगा दिए तो 228,280 देना पड़ेगा, 228,280 देना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इस साल आपकी इनकम अगर ये नहीं मिला होता एरियर, क्योंकि एरियर तो इस साल का है नहीं, अगर इस साल नहीं मिला होता, उन्हीं सालों में मिल गया होता, तो इस साल नहीं मिलता। एक्चुअली आपका बनता कितना था, 1,20,640, कितना बनता था, 1,20,640, इतना ही बनता था, इतना ही बनता था, बट आपको चूंकि मिल गया है तो 228,280 बनने लगा है, ठीक है। तो कह रहे हैं आपको कितना ज्यादा देना पड़ रहा है, 107,640 ज्यादा देना पड़ रहा है, कह रहे हैं हाँ 107,640। अच्छा, उस 107,640 ज्यादा देना पड़ रहा है, लेकिन आपका गवर्नमेंट को पहले ही कितना बनता था, पहले ही आपको 92,185 रुपए आपने गवर्नमेंट को कम दिया है, ठीक है। तो 107,640 में से अगर हम घटाएंगे 92,185, अगर हम इसमें से 107,640 में से इसमें से हम इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, 15,455। कह रहे हैं ये जो डिफरेंस है ना, ये आपका स्लैब बढ़ने की वजह से लग रहा है, ये जो 15,455 है ना, ये आपको स्लैब की वजह से लग रहा है। तो एक काम कीजिए, आप देंगे तो इतना ही, 228,280, 228,280, आप क्या कीजिए, 228,280 रखिए, ये रिलीफ आ गया, 228,280, ये आपका टैक्स पेबल बनता है, उसमें से 15,455 हटा लीजिए, क्योंकि ये आपका स्लैब गड़बड़ होने से हो रहा है, स्लैब अफेक्ट होने की वजह से हो रहा है, स्लैब आपकी अफेक्ट हो गई है, उस वजह से 15,455 रुपए आपको एक्स्ट्रा लग रहा है, वो हम आपको हटा देते हैं। बाकी 2,12,825 रुपए आप हमको दीजिए, और रिसीट बेसिस पे ही टैक्सेबल होगा, 2,12,825 रुपए आप हमको टैक्सेबल आपका और मतलब टैक्स बनता है, वो आप हमको और दे दीजिए। बात समझ में आती है, ये यहाँ पर कहानी है। बात समझ में आया, क्या किया हमने, एक बार जिस साल रिसीव हुआ है उस बार हमने एक बार जोड़ के और एक बार छोड़ के निकाला, जिस साल रिसीव हुआ, इस साल रिसीव हुआ तो एक बार जोड़ के और एक बार छोड़ के हमने टैक्स निकाल लिया, ठीक है। और जिस जिस सालों का था उस बार एक बार जोड़ के एक बार छोड़ के हमने टैक्स निकाल लिया, इन सबका डिफरेंस ले लिया, इन सबका डिफरेंस ले लिया, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, इसका डिफरेंस, और इन सारे डिफरेंसेस को ऐड कर दिया। उसके बाद ऐड करने के बाद हमने कहा 92,185 बनता था, 92,185 गवर्नमेंट को देना बनता था पहले ही, जो हमने नहीं दिया होगा, और अभी हमको 107,640 ज्यादा देना पड़ रहा है, इसको घटा लीजिए, इसको घटा लीजिए। तो इतना मुझे एक्सेस इसलिए पड़ रहा है क्योंकि, इतना एक्सेस मुझे इसलिए पड़ रहा है क्योंकि मेरा स्लैब बिगड़ गया। तो कहते हैं वो घटा लीजिए बस, आप 228,280 में से आप उतना घटा लीजिए, ये आपका स्लैब अफेक्ट होने की वजह से हो रहा है, ये घटा लीजिए। तो 2,12,825 रुपए आपको अभी अपने जेब से निकाल के गवर्नमेंट को देना पड़ेगा एज अ टैक्स। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, बात समझ में आती है। तो चलिए वापस आइए डिस्कशन पे। सर खत्म हो गया ना? मैंने कहा हाँ खत्म हो गया, ठीक है। देखिएगा ये बात समझ में आया? क्या करना है, अगर आपको एडवांस मिल गया या फिर एरियर मिल गया तो क्या करना है? कुछ नहीं, एडवांस मिल गया, एरियर मिल गया, तो जिस साल रिसीट हुआ उस साल में एक बार एडिशनल सैलरी जोड़ के एक बार एडिशनल सैलरी छोड़ के टैक्स निकालिए, निकाल लिया। इन दोनों ए और बी का डिफरेंस ले लीजिए, ले लिया साहब स्टेप 2 में। अच्छा, जिस साल से सैलरी रिलेट करती है उस साल एक बार एडिशनल सैलरी जोड़ के एक बार छोड़ के टैक्स निकालिए, निकाल लिया। इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए, ले लिया। और जिन जिन सालों में ऐसा हुआ है उन सबका एग्रीगेट कर दीजिए। कर दिया साहब, कर दिया।
अब कहते हैं क्या करना है, बस इस एग्रीगेट को इस डिफरेंस में से घटा, स्टेप 2 में से जो स्टेप 4 है वो घटा दीजिए, स्टेप 2 माइनस स्टेप 4 कर दीजिए, ये आपका 89(1) का रिलीफ निकल कर आ जाएगा। बात समझ में आया क्या? हाँ सर, क्यों ऐसा हुआ? 89(1) का रिलीफ क्यों आ रहा है? क्योंकि आपको जब एडिशनल सैलरी मिली इकट्ठा तो फिर आपका स्लैब रेट डिस्टर्ब हो गया उस वजह से आपको ये मिला हुआ है। बात समझ में आती है? तो इसी के साथ सैलरी चैप्टर समापन होता है। आपके सिलेबस में क्या क्या जितना भी क्वेश्चन बच गया है, मैंने करीब 12-13 क्वेश्चन कराए हैं आपको। हाँ, क्वेश्चन और भी होंगे नो डाउट, 13 या 15 के आसपास कराएं। जितने भी क्वेश्चन है बाकी सब आपका होमवर्क है। ये इजी चैप्टर है, एक मैं बता दूं आपको, सैलरी एक इजी चैप्टर है, लेकिन इसमें जो सैलरी का मतलब है, लिमिट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हैं, वो आपको याद करनी है, ठीक है? और आपको याद करनी ही करनी पड़ेंगी, उसका कोई रास्ता नहीं है। मैं आपको कोई घुट्टी नहीं पिला सकता। बात समझ में आती है क्या? बिल्कुल सर, बात समझ में आती है। तो चलिए, अब आप अपना काम करेंगे, आप इसको याद करेंगे, रिवाइज करेंगे, अधिक से अधिक सवाल लगाएंगे, सारा जितने बजे क्वेश्चन है वो सारे के सारे आपके लिए होमवर्क हैं, ठीक है? तो यहीं पे मैं अपना लेक्चर बंद करता हूँ। थैंक यू, टाटा, बाय बाय फॉर हैविंग सो मच पेशेंस। आपने इतना कायदे से सुना और मेरी क्लास आपने बर्दाश्त की तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, टाटा, बाय बाय, ठीक है? जय हिंद और जय भारत। अपना ख्याल रखें।